मेरा नाम नताशा है और मेरी उम्र 31 साल हो चुकी है। हमारे समाज में लोग अक्सर कहते हैं कि अगर कोई लड़की 31 साल तक शादी नहीं करती, तो फिर कोई उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। लेकिन मैंने कभी ऐसी बेकार बातों और लोगों के तानों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे खुद पर गर्व है कि मैं अपने दम पर खड़ी हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और हमेशा अपने उसूलों पर जीती आई हूँ। मैं एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। वहाँ की कंपटीशन ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि अब मैं किसी से डरती नहीं हूँ और जो बात होती है सीधे मुंह पर कहती हूँ। मुझे घुमा फिराकर बात करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और जो लोग पैसे या पावर का रौब दिखाकर दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनसे तो मुझे सख्त नफरत है। सामने चाहे कोई भी हो, अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ। बचपन में ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। मेरे पापा अशोक ने अकेले ही मुझे पाला पोसा। उन्होंने दिन रात मेहनत की, दुनिया के ताने सहे और अपनी खून पसीने की कमाई से मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मेरे पापा बहुत सीधे साधे और संस्कारी इंसान हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए जी दी। उनके माथे की झुर्रियां और मेहनत से खुरदरे हो चुके हाथ देखकर मैंने हमेशा खुद से एक वादा किया था कि मैं कभी किसी को अपने पापा की बेइज्जती नहीं करने दूंगी और ना ही किसी को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को चलने दूंगी। पूरे 31 साल तक मैंने सिर उठाकर अपनी जिंदगी जी, अपनी मेहनत से एक शानदार लाइफ बनाई, एक पॉश इलाके में अपना फ्लैट खरीदा, एक महंगी गाड़ी भी ली जिसे देखकर रिश्तेदार और जानने वाले हैरान रह जाते थे। लेकिन जिंदगी कब कौन सा मोड़ दिखा दे, कोई नहीं जानता। आप सब शायद यही सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे जैसी मजबूत और निडर लड़की ने ऐसी कौन सी मजबूरी में किसी के सामने सिर झुका दिया। मैंने क्यों एक लालची और अनजान परिवार को अपना सम्मान कुचलने दिया और उस शादी में बिना सैलरी वाली नौकरानी बनकर रहना मंजूर कर लिया, जिसे मैंने खुद अपने लाखों रुपए खर्च करके किया था। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है और वो है पिता का प्यार। जब मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया और मेरे पापा की जिंदगी एक कच्चे धागे से लटकने लगी, तब मेरी आज़ादी और सेल्फ रिस्पेक्ट के सारे उसूल एक पल में बिखर गए। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि चाहे मैं हर महीने लाखों रुपए कमा लूं, चाहे ऑफिस में कितने ही लोगों को लीड करूं, लेकिन जन्म, बुढ़ापा और मौत के सामने इंसान कितना बेबस होता है। मुझे उस दिन से डर लगने लगा जब मैं घर लौटूं और किचन में काम करते हुए अपने पापा दिखाई न दे। मुझे उनके चेहरे की वो उदासी डराने लगी जब वो सोचते थे कि उनके बाद उनकी इकलौती बेटी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। बस अपने पापा को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए, या यूं कहूं कि उनके अंदर जीने की एक उम्मीद जिंदा रखने के लिए, मैंने अपना सारा एटीट्यूड और अपनी सारी समझदारी एक तरफ रख दी। मैंने एक बड़े मैरिज ब्यूरो के जरिए जल्दबाजी में तय हुई एक सौदे जैसी शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने खुद को यही समझाया कि अगर मैं एक अच्छी बहू बनकर रहूंगी, अगर दिन रात बिना शिकायत सबकी सेवा करूंगी, तो शायद भगवान मुझ पर दया कर दे और मेरे पापा को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचा ले। मैंने अपनी जालिम सास लता के हर जहरीले ताने को चुपचाप सहा। मैंने अपने पति निखिल के पूरे खानदान के छोटे बड़े हर श्राद्ध और पूजा का बोझ अपने सिर पर उठा लिया। हर बार ऐसे दिखावे वाले फंक्शन में मैंने अपनी मेहनत की कमाई के लाखों रुपए बिना सोचे खर्च कर दिए, जबकि मेरा पति निखिल और उसके घर के सारे मर्द आंगन में आराम से कुर्सियों पर बैठे रहते और बस हुक्म चलाते रहते थे। उन्हें सिर्फ मेरे हाथ का बना खाना खाने का इंतजार रहता था। मुझे लगा था कि शायद मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दूंगी। मुझे लगा था कि मेरी इतनी सेवा और त्याग के बदले मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत थी। मेरे झुकने से किसी के दिल में मेरे लिए इज्जत या दया नहीं आई, बल्कि सबने मुझे एक ऐसी मशीन समझ लिया जिसे जब चाहो इस्तेमाल कर लो और जिसकी आखिरी बूंद तक निचोड़ लो। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। जब कोई उस हद को पार कर देता है तो इंसान की सारी सहनशीलता एक पल में फट पड़ती है। जब उन्होंने मेरी सहने की आखिरी हद पार की और बात मेरे पापा की जिंदगी तक पहुंच गई, तब मेरे अंदर की असली नताशा फिर से जाग गई। ये कहानी मेरी जिंदगी की उन सबसे अंधेरी रातों की सच्ची कहानी है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत भी है कि एक औरत प्यार और अपने लोगों के लिए कितना भी झुक जाए, लेकिन जब बात उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए तो फिर उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होती।
मैं हमेशा से सच्चे प्यार की तलाश में थी। मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए था जो सिर्फ दिलों के जुड़ाव पर टिका हो। मुझे कोई बहुत अमीर आदमी नहीं चाहिए था, ना ही मुझे किसी 5 स्टार होटल में होने वाली ग्रैंड वेडिंग का शौक था। मुझे तो बस ऐसा साथी चाहिए था जो सर्दियों की शाम में मेरे साथ आराम से घूम सके, जो सड़क किनारे खड़े होकर मेरे साथ कुल्हड़ वाली चाय और गर्म समोसे खा सके, और सबसे ज़रूरी बात, जो परिवार की अहमियत समझे और मेरे पापा को दिल से इज्जत करे। लेकिन मेरे पापा जैसी पुरानी सोच वाले लोगों के लिए शायद ये सब सिर्फ किताबों की बातें थीं। उनके दिल में हमेशा यही डर रहता था कि उनकी उम्र दराज कुंवारी बेटी का आगे क्या होगा। उनकी नज़र में लड़की की जवानी मुट्ठी की रेत जैसी होती है जो बहुत जल्दी फिसल जाती है। इसलिए वो मुझे हमेशा शादी करके अपना घर बसाने की सलाह देते रहते थे। शुरू में ये बातें सिर्फ शाम की चाय या रात के खाने के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में होती थीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ती गई। वो अक्सर मुझे मेरे पसंदीदा राजमा चावल परोसते हुए उदास नज़रों से देखते और कहते कि बेटी, चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाए, चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन एक अच्छा पति और अपना परिवार किसी भी दौलत से बड़ा होता है। वो मुझे समझाते कि जवानी में अकेले रहना और अपनी आज़ादी इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है, शरीर साथ छोड़ने लगता है और इंसान बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, तब अकेलेपन का असली दर्द समझ आता है। ऐसी बातों पर मैं अक्सर हंसकर बात टाल देती और बड़ी सी मुस्कान के साथ पापा को समझाती कि पापा, अब जमाना बदल चुका है। आज की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपना ख्याल खुद रखना जानती हैं। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती कि मेरे पास इतना पैसा और इतनी काबिलियत है कि मैं अपनी और आपकी पूरी जिंदगी आराम और शान से निकाल सकती हूँ। आपको बेवजह इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पापा भी इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थे। वो कभी अपने दूर के रिश्तेदारों का उदाहरण देते तो कभी पड़ोस वाली अलका आंटी का। वो मुझे ऐसी कई औरतों की कहानियां सुनाते जिन्होंने शादी नहीं की और बुढ़ापे में अकेलेपन की वजह से उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। पापा की बातों में कभी जिद या गुस्सा नहीं होता था। उनमें बस एक ऐसे पिता का डर छिपा होता था जो अपनी बेटी से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। उन्हें सबसे ज़्यादा इस बात का डर था कि जिस दिन वो इस दुनिया से चले जाएंगे, उस दिन मैं इस बड़े से फ्लैट में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। उन्हें लगता था कि मेरे साथ सुबह शाम बात करने वाला भी कोई नहीं होगा और इस घर में कभी किसी बच्चे की हंसी नहीं गूंजेगी। पापा की यही बेचैनी तब और बढ़ गई जब बढ़ती उम्र के साथ उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। वो कई बार मेरे हाथ अपने कांपते हुए हाथों में पकड़ लेते और आंखों में आंसू भरकर कहते कि बेटा, खुद पर थोड़ा रहम कर ले और कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपना घर बसा ले, ताकि मैं बिना किसी चिंता के इस दुनिया से जा सकूं। मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी कि पापा मुझसे मेरी अपनी सांसों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके मुंह से निकला हर शब्द उनके दिल से निकलता था और वो बस मुझे खुश देखना चाहते थे। लेकिन हमारी सोच में बहुत बड़ा फर्क था। इसी वजह से कई बार हमारे बीच अजीब सी खामोशी छा जाती थी। मैं सिर्फ जिम्मेदारी निभाने या लोगों का मुंह बंद करने के लिए शादी नहीं करना चाहती थी, ना ही मैं किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी जिससे मुझे प्यार ही ना हो। मैं अपनी सोच पर पूरी तरह अड़ी हुई थी और मुझे पूरा भरोसा था कि जब सही वक्त आएगा तब मेरी किस्मत का इंसान मुझे खुद मिल जाएगा। पापा के दिल से ये डर निकालने के लिए मैंने अपने काम में और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। मैं उनके लिए दुनिया की सबसे अच्छी और हेल्दी चीज़ें खरीद कर लाती, उन्हें देश विदेश घुमाने ले जाती ताकि उनका मन लगा रहे। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी तरक्की और मेरा प्यार देखकर एक दिन पापा मेरी बात जरूर समझ जाएंगे और मेरी इस आज़ाद जिंदगी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। ऊपर वाले ने ऐसा खेल रचा था जिसने मेरे पूरे आत्मविश्वास को एक ही झटके में तोड़ कर रख दिया। पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि पापा की तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ रही है। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था। जो इंसान रोज अपने हाथों से नए नए पकवान बनाता था, अब वो मुश्किल से 2 कौर भी खा पाता था। रात की खामोशी में उनकी सूखी और तेज खांसी की आवाज़ मेरे दिल को हिला देती थी। उनका चेहरा जो पहले हमेशा खिला रहता था, अब बिल्कुल पीला और बुझा हुआ लगने लगा था। उनकी चाल भी पहले जैसी नहीं रही थी और ना जाने क्यों मेरे दिल के अंदर से बार बार यही आवाज़ आ रही थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने कई बार उनसे जिद की,
उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि मेरे साथ दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल चलिए और पूरा चेकअप करवा लीजिए। लेकिन पापा हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते। उनकी आदत ही ऐसी थी कि अपना पैसा बचाना है और अपनी बेटी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं देनी है। वो बार बार यही कहते कि अरे मौसम बदल रहा है, इसलिए हल्का सा वायरल हो गया है। इस उम्र में बदन दर्द होना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। वो मोहल्ले की मेडिकल शॉप से सस्ती सी दवा ले आते, जोड़ों पर तेल लगा लेते और मुझसे कहते कि मैं आराम से ऑफिस जाऊं और बेकार की चिंता करके अपना काम खराब ना करूं। लेकिन वो सस्ती दवाइयां उस खतरनाक बीमारी को नहीं रोक सकती थीं जो अंदर ही अंदर उनके शरीर को दीमक की तरह खत्म कर रही थी। सर्दियों की एक धुंध वाली सुबह, छुट्टी के दिन, मैं घर की सफाई कर रही थी। तभी अचानक पापा ड्राइंग रूम के बीचों बीच चक्कर खाकर गिर पड़े। जैसे ही मैंने उन्हें जमीन पर गिरा हुआ देखा, मुझे लगा किसी ने मेरा दिल जोर से पकड़ लिया हो। मेरी सारी हिम्मत और कॉन्फिडेंस एक पल में खत्म हो गया। मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस जमीन पर बैठकर उनके कमजोर शरीर को अपने सीने से लगाए रोती रही। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस का सायरन गूंजा और हम सीधे दिल्ली के सबसे बड़े एम्स अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। अस्पताल के अंदर कदम रखते ही दवाइयों और फिनाइल की तेज गंध से मेरा दम घुटने लगा। अस्पताल की भारी भीड़ और हर तरफ फैली बेचैनी देखकर मेरा डर और बढ़ गया। वहां बैठे मरीजों और उनके परिवार वालों के थके हुए चेहरे और बुझी हुई आंखें देखकर मेरा दिल और बैठ गया। मैं इमरजेंसी के बाहर ठंडी फर्श पर बैठी दोनों हाथ कसकर पकड़े बस भगवान से यही दुआ कर रही थी कि किसी तरह मेरे पापा ठीक हो जाएं। कई घंटों बाद एक गंभीर से डॉक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। उन्होंने पापा की मोटी सी मेडिकल फाइल खोली और फिर मेरी तरफ बहुत अफसोस भरी नजरों से देखा। बिना बात घुमाए उन्होंने सीधा सच बता दिया। पापा को कोई मामूली बुखार नहीं था। उन्हें आंत और पेट का तीसरे स्टेज का कैंसर था। ट्यूमर बहुत तेजी से फैल रहा था और उन्हें तुरंत बड़ी सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसके बाद कीमोथेरेपी भी करनी होगी। कैंसर, ये शब्द मेरे कानों में किसी जोरदार धमाके की तरह गूंजा। कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मेरे कान सुन्न पड़ गए। डॉक्टर क्या कह रहे थे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था और मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मेरे पापा जैसे इतने अच्छे इंसान, जिन्होंने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा की और हमेशा दूसरों का भला किया, आखिर उन्हें ही इतनी भयानक और दर्दनाक बीमारी क्यों मिली? मैं लड़खड़ाते कदमों से डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकली और अस्पताल की ठंडी दीवार के सहारे नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सच इतना डरावना था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मौत की तरफ बढ़ रहे अपने पापा का सामना कैसे करूंगी। हाँ, पिता बेटी की हमारी छोटी सी और सुकून भरी दुनिया अब कैंसर नाम के इस भयानक तूफान में तिनके की तरह बिखरने वाली थी। कैंसर वार्ड के डॉक्टर से बात करने के बाद जब मैं वापस पापा के कमरे की तरफ चली तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में कई किलो वजन बंध गया हो। मैंने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ लिया ताकि चेहरे पर छाया डर और उदासी थोड़ी छिप जाए। फिर होठों पर जबरदस्ती एक नकली सी मुस्कान लाई और कमरे का दरवाजा खोल दिया। पापा सफेद चादर वाले उस लोहे के बेड पर लेटे हुए थे और उनकी बुझी हुई आंखें छत को देख रही थीं। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश की। उनकी आंखों में डर भी था और ढेर सारे सवाल भी। मैं जल्दी से उनके पास गई, उनके ठंडे और कमजोर हाथ अपने हाथों में लिए और पूरे भरोसे के साथ उनसे झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि डॉक्टर ने बताया है कि बीमारी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ गई है। अरे आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। बस एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और कुछ दवाइयाँ चलेंगी और फिर आप पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने उन्हें समझाया कि बेकार की बातें दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा। अस्पताल का बिल हो या दवाइयों का खर्च, आपकी बेटी सब अकेले संभाल सकती है। मेरी बात सुनकर पापा ने धीरे से सिर हिलाया। उनके सूखे होठों पर एक बेबसी मुस्कान आ गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मेरे सिर पर हाथ फेरा और भर्राई हुई आवाज में बोले कि मेरी वजह से मेरी बच्ची को इतनी छोटी उम्र में कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। मैंने उन्हें कसकर गले लगा लिया और कहा, पापा आपने मुझे बचपन से माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है। अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब मेरी बारी है आपका फर्ज निभाने की। इसीलिए प्लीज दोबारा कभी मौत की बात मत कीजिए।
लेकिन मेरी ये झूठी तसल्ली उनके दिल में बैठे डर को खत्म नहीं कर पा रही थी। पूरा दिन हम दोनों एक दूसरे के सामने ऐसा दिखाते रहे जैसे सब कुछ ठीक है। मैं उन्हें अपने ऑफिस की बातें सुनाती रही, मजेदार किस्से सुनाती रही ताकि उनका ध्यान बटा रहे। पापा भी मेरे झूठ को सच मानने का नाटक करते रहे। उन्होंने जबरदस्ती दलिया के 2 चम्मच खाए और मेरी बातों पर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों के अंदर छिपा दर्द और मौत का डर मुझसे छिपा नहीं रहा था। रात हो गई। पूरा कैंसर वार्ड ऐसे सन्नाटे में डूब गया था कि रूह कांप जाए। बीच बीच में किसी मरीज की खांसी की आवाज सुनाई देती थी। नाइट ड्यूटी पर घूमती नर्सों के जूतों की आवाज और मरीजों के परिवार वालों की लंबी लंबी आहें उस माहौल को और भारी बना रही थी। मैंने पापा के बेड के नीचे फर्श पर एक पतली सी चादर बिछाई और आंखें बंद करके लेट गई, जैसे मुझे नींद आ गई हो। लेकिन मेरी आंखों में नींद का नाम भी नहीं था। तभी ऊपर बेड से किसी के धीरे धीरे सिसकने की आवाज आने लगी। मेरे पापा रो रहे थे। उन्होंने अस्पताल का पतला सा कंबल अपने मुंह पर दबा लिया था ताकि उनके रोने की आवाज बाहर ना जाए और मेरी नींद ना टूटे। उनकी दबे हुए आंसुओं की आवाज मेरे सीने में हजारों सुइयों की तरह चुभ रही थी। मैं फर्श पर बिल्कुल चुपचाप पड़ी रही और अपने होठों को दांतों से इतना जोर से दबा लिया कि उनसे खून निकल आया, सिर्फ इसलिए कि मेरी चीख बाहर ना निकल जाए। उस अंधेरी रात में मैंने अपने पापा को भगवान से हाथ जोड़कर रोते हुए दुआ मांगते सुना। वो कह रहे थे, हे भगवान, मुझे बस 2-4 साल और दे दे। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे इस दुनिया का भी कोई लालच नहीं है, लेकिन मुझे अपनी उस बच्ची की चिंता है जिसने बचपन से माँ का प्यार नहीं देखा। अगर मैं आज या कल चला गया तो इस दुनिया में मेरी बेटी का क्या होगा? हमारा कोई अपना भी नहीं है जो उसका सहारा बन सके, और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। पापा रोते हुए कह रहे थे, हे भगवान, अगर मेरे पिछले जन्मों के पापों की कोई सजा बाकी है तो वो मुझे तू इसी जन्म में दे दे, लेकिन मेरी बेटी को अकेला मत छोड़ना। अगली सुबह दर्द कम करने वाली तेज दवा के असर से पापा गहरी नींद में सो गए। मैं अपनी डायरी और पेन लेकर अस्पताल के खाली बरामदे के एक कोने में जाकर बैठ गई और सारे खर्चों का हिसाब लगाने लगी। ट्यूमर निकालने वाले बड़े ऑपरेशन का खर्च, सबसे अच्छी कीमोथेरेपी का खर्च, इंश्योरेंस में कवर ना होने वाली महंगी विदेशी दवाइयों का खर्च और पापा की सुविधा के लिए प्राइवेट रूम का खर्च। जब मैंने सब जोड़कर देखा तो रकम लगभग 35 से 40 लाख तक पहुंच रही थी। मेरे जैसी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब करने वाली लड़की के लिए ये रकम बहुत बड़ी जरूर थी, लेकिन नामुमकिन नहीं थी। मेरे पास एफडी थी और जरूरत पड़ी तो मैं अपनी वो महंगी गाड़ी भी बेच सकती थी जिससे रोज ऑफिस जाती थी। पैसों का इतना बड़ा बोझ उठाने से मुझे कोई डर नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि पापा के मन में जो डिप्रेशन बैठ चुका था, कहीं वही उनके जीने की इच्छा खत्म ना कर दे। उस रात पापा की प्रार्थना सुनने के बाद मुझे एक बात पूरी तरह समझ आ गई थी कि दुनिया की सबसे महंगी दवा या अमेरिका की सबसे एडवांस मशीन भी उन्हें मौत के मुंह से वापस नहीं ला सकती। अगर उनके मन में यही डर और हार मान लेने वाली सोच बैठी रही कि मैं इस दुनिया में अकेली रह जाऊंगी या मेरी वजह से बेटी कर्ज में डूब जाएगी, तो कीमोथेरेपी का दर्द सहने से पहले ही उनका शरीर जवाब दे देगा। तभी मुझे साफ समझ आ गया कि पापा के लिए असली दवा अस्पताल की किसी फार्मेसी में नहीं मिलेगी। उन्हें फिर से जीने की वजह चाहिए थी, और वो वजह सिर्फ एक थी कि वो अपनी बेटी को दुल्हन बनकर एक अच्छे और इज्जतदार घर जाते हुए अपनी आंखों से देख लें। ये ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह आया और उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यही करूंगी। सोमवार सुबह मैंने ऑफिस में फोन करके कई हफ्तों की छुट्टी ले ली। अस्पताल की एक जान पहचान वाली नर्स को कुछ पैसे देकर पापा का अच्छे से ख्याल रखने की रिक्वेस्ट की और अपनी गाड़ी सीधे दिल्ली के सबसे महंगे और हाई प्रोफाइल मैरिज ब्यूरो की तरफ मोड़ दी। मेरे जैसी लड़की के लिए यह फैसला किसी मौत से कम नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा सच्चे प्यार, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा था। गार्डन में हाथ पकड़कर घूमने के जो सपने मैंने देखे थे, वैलेंटाइन डे पर लाल गुलाब मिलने की जो ख्वाहिश थी, मैंने अपने ही हाथों उन सारे सपनों का गला घोंट दिया और उन्हें अपने दिल के सबसे अंधेरे कोने में हमेशा के लिए दफना दिया। उस मैरिज ब्यूरो के शानदार एसी ऑफिस में मैं उसकी डायरेक्टर के सामने बैठी थी। वो पहली नज़र में ही बहुत चालाक और प्रोफेशनल औरत लग रही थी। उसने मेरे सामने महंगी ग्रीन टी रखी, लेकिन मैंने उसे एक तरफ कर दिया और बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आ गई। मैंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे बस ऐसा आदमी चाहिए जो अगले 1 महीने के अंदर मेरे साथ कोर्ट मैरिज के पेपर्स पर साइन कर दे।
और छोटी सी शादी की रस्म निभा ले। मेरी डिमांड भी ज्यादा नहीं थी। मुझे कोई करोड़पति या बहुत बड़ा आदमी नहीं चाहिए था। उसकी शक्ल कैसी है या उसका स्टेटस क्या है, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उसका बैकग्राउंड साफ होना चाहिए, उसकी पक्की नौकरी होनी चाहिए, उसका नेचर शांत होना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, वो तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाए ताकि मैं अपने जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे पापा को सुकून दे सकूं। मेरी बात सुनकर मैरिज ब्यूरो की मालकिन ने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा, लेकिन वो पक्की बिजनेसमैन वुमन थी। अगले ही पल उसने मुस्कुराकर अपने सामने रखी मोटी सी कैटलॉग मेरी तरफ बढ़ा दी और फीस बताने लगी। उसने कहा कि वीआईपी प्रोफाइल दिखाने, चुनिंदा लड़कों से बैक टू बैक मीटिंग्स फिक्स करवाने और 1 महीने के अंदर शादी करवाने की गारंटी के लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए देने होंगे। सिर्फ दिखावे की शादी के लिए 5 लाख बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मैंने 1 रुपए की भी बार्गेनिंग नहीं की। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और उसके सामने रखी कांच की टेबल पर रखते हुए कहा, अभी मशीन लाओ और कार्ड स्वाइप करो। मुझे आज शाम से ही लड़कों से मिलना शुरू करना है। मेरी बात सुनकर वहां बैठे सारे लोग हैरान रह गए, लेकिन सिर्फ मैं जानती थी कि अंदर से मैं कितनी टूट चुकी थी। मुझे अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी। दुनिया की औरतें अपनी कमाई से गहने, डिजाइनर कपड़े या घर खरीदती हैं, और मैं 31 साल की पढ़ी लिखी लड़की अपनी मेहनत की कमाई से एक पति खरीदने निकली थी। ऐसा पति जो मेरे साथ एक खुशहाल परिवार का झूठा ड्रामा कर सके। वहां से निकलकर मैंने धुंध से भरे आसमान की तरफ देखा। ठंडी हवा मेरे बाल उड़ा रही थी, लेकिन मेरे अंदर अब कोई तूफान नहीं बचा था। बस एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने अपनी सारी खुशियों का गला घोंट दिया था और बिना प्यार वाली एक लीगल शादी करने का फैसला कर लिया था। बदले में मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिलने वाली थी, मेरे पापा की जिंदगी और उनके चेहरे की मुस्कान। उसी शाम मैं एक मशहूर रेस्टोरेंट से पापा का पसंदीदा खाना पैक करवाकर अस्पताल पहुंची। जब उन्होंने खाना खा लिया तो मैंने शर्माती हुई लड़की बनने का नाटक किया। मैंने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ सुनाया। मैंने कहा, पापा, मेरी जिंदगी में एक लड़का है। वो बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है और मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों पिछले कई महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से मैं आपको बता नहीं पाई। अब जब उसे आपकी तबीयत के बारे में पता चला तो वो खुद कह रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो मेरा पति बनकर हम दोनों का ख्याल रख सके और इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा रहे। बिल्कुल वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। पापा के कमजोर और सूख चुके चेहरे पर अचानक से मुस्कान लौट आई। कीमोथेरेपी की वजह से बुझ चुकी उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए मुझे गले लगा लिया और बार बार पूछने लगे कि कहीं मैं उन्हें खुश करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही। मैंने पूरी हिम्मत के साथ उनकी आंखों में देखा और भगवान और अपनी मरी हुई माँ की झूठी कसम खाकर कह दिया कि सब सच है। पापा ने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखा और बार बार भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे कि उसने आखिर उनकी सुन ली। उनके चेहरे पर लौटी मुस्कान और रंग देखकर मुझे लगा कि मेरे 5 लाख और मेरी पूरी जिंदगी का बलिदान सही जगह लगा है। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि मैं सही रास्ते पर हूँ। उस शाम के बाद मेरी जिंदगी में एक नई और बहुत डरावनी लड़ाई शुरू हो गई। अपने लिए एक बिकाऊ पति ढूंढने की लड़ाई और अपने पापा के लिए जिंदगी खरीदने की लड़ाई। मैरिज ब्यूरो के साथ वो महंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मेरी जिंदगी ऐसे चक्कर में फंस गई कि मैं अंदर से पूरी तरह से थकने लगी। सुबह ऑफिस में फाइलों के ढेर के बीच काम करना, दोपहर में ट्रैफिक से लड़ते हुए अस्पताल पहुंचना, पापा को अपने हाथों से दलिया खिलाना और फिर रात को हल्का सा मेकअप करके अलग अलग महंगे कैफेज में अजनबी लड़कों से मिलना। मैरिज ब्यूरो वाली औरत सच में अपने 5 लाख पूरे वसूल कर रही थी। सिर्फ 15 दिनों के अंदर उसने मुझे अलग अलग बैकग्राउंड वाले 7 लड़कों से मिलवा दिया। लेकिन असली जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। मेरा पैसा भी पानी की तरह बह रहा था और मेरा वक्त भी। पहला लड़का जिससे मैं मिली वो लगभग मेरी ही उम्र का था। किसी सरकारी ऑफिस में बड़े पोस्ट पर था, लेकिन उसकी सोच पता नहीं किस जमाने की थी। बैठते ही बोला कि उसे ऐसी बीवी चाहिए जो शादी के अगले ही दिन अपनी इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दे, घर पर रहकर रोटियां बनाए और उसके खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए 2 बेटे पैदा करे। दूसरा लड़का
बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी दिलचस्पी मुझ में कम और मेरी हैसियत में ज्यादा थी। बात शुरू होते ही उसने पूछ लिया कि मेरे नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है और मैं महीने के कितने लाख कमाती हूँ। तीसरा तो उससे भी कमाल निकला। उसका 1 महीने पहले ही तलाक हुआ था और उसे बस इसलिए पढ़ी लिखी और कमाने वाली बीवी चाहिए थी ताकि उसके गांव में पड़े लकवाग्रस्त बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला कोई मिल जाए, उनके डायपर बदले और फिर बिना पैसे की नौकरानी बनकर रहे। ऐसे अजीब और घटिया लोगों से मिलकर मैं बस अपना गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाती। पानी का एक घूंट पीती, चेहरे पर झूठी सी मुस्कान लाती और फिर वहां से उठकर चली जाती। हर फ्लॉप डेट के बाद जैसे ही उस कॉफी शॉप से बाहर निकलती, मेरा मन उल्टी करने का होने लगता। ऐसा लगता जैसे निराशा का पूरा समंदर मुझे अपने अंदर खींच रहा हो। मैं बस यही सोचती कि क्या इस दुनिया में अच्छे और शरीफ आदमी बचे ही नहीं हैं? करोड़ों लोगों की इस भीड़ में मुझे खुद से ज्यादा अकेला और लावारिस कोई नहीं लगता था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता और पापा का मैसेज आ जाता। पापा पूछते, बेटा डेट कैसी रही? तुम दोनों ने कुछ खाया या नहीं? जल्दी घर आ जाना, बाहर बहुत कोहरा है और ठंड लग जाएगी। पापा का वो प्यार और उम्मीद से भरा मैसेज पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आते। मैं गाड़ी की स्टीयरिंग पर सिर रखकर रोती, फिर खुद को संभालती, आंसू पोंछती और पापा को एक और झूठा मैसेज भेज देती कि पापा हम तो बहुत मजे कर रहे हैं, आप दवाई खाकर आराम से सो जाइए। मुझे पता था कि मैं हार नहीं मान सकती। ये नाटक मुझे हर हाल में जारी रखना था। पापा को सुकून से मरने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें इस भयानक कैंसर से लड़ने की ताकत देने के लिए। मुझे हर कीमत पर एक पति चाहिए था। मेरी 8वीं डेट पॉश एरिया के एक बहुत ही शांत कैफे में थी। अब मेरी सहन करने की हद खत्म हो चुकी थी। मैं बिना मेकअप के एक सिंपल से कुर्ते में वहां पहुंची। मैंने पहले ही सोच लिया था कि बस 10 मिनट बैठूंगी, एक कप चाय पीऊंगी और कोई बहाना बनाकर निकल जाऊंगी। लेकिन निखिल नाम के उस लड़के ने आते ही मेरे अब तक के सारे बुरे एक्सपीरियंस जैसे पल भर में बदल दिए। निखिल तय समय से पूरे 15 मिनट पहले ही पहुंच गया था। उसने हल्के आसमानी रंग की साफ सुथरी शर्ट और डार्क फॉर्मल पैंट पहन रखी थी। उसके जूते भी अच्छे से पॉलिश किए हुए थे। वो ना तो किसी ओवर स्मार्ट प्ले बॉय जैसा लग रहा था और ना ही किसी थके हारे देहाती जैसा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक ठहराव था और सबसे बड़ी बात, उसमें गजब की शराफत दिख रही थी। जैसे ही मैं कैफे के अंदर गई, वो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने मेरे लिए कुर्सी खींची और मुस्कुराकर बड़े सम्मान से बोला, हेलो नताशा, मेरा नाम निखिल है। आपने अपने इतनी बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए वक्त निकाला, इसके लिए सच में थैंक यू। उसकी इतनी सिंपल सी बात और बिना दिखावे वाली शुरुआत ने मेरे अंदर जमा सारा गुस्सा जैसे एक पल में ठंडा कर दिया। हमने कॉफी ऑर्डर की और बातें शुरू हो गईं। निखिल ने बाकी लोगों की तरह मेरी सैलरी, फ्लैट या पैसों के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। उसने बहुत इज्जत से मेरी पसंद नापसंद पूछी और उस स्ट्रेस के बारे में बात की जिससे एक अकेली औरत को इतनी बड़ी कॉर्पोरेट जॉब में हर दिन गुजरना पड़ता है। वो मेरी हर बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, बीच बीच में अपनी समझदारी की बातें भी करता, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वो खुद को मुझसे ज्यादा समझदार साबित करना चाहता है। मुझे महसूस हुआ कि निखिल बहुत पढ़ा लिखा, समझदार और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। उसने बताया कि वो सिविल इंजीनियर है और अपनी जिंदगी के संघर्षों के बारे में भी बिना किसी दिखावे के पूरी ईमानदारी से बात की। पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब निकल गए। कुछ देर के लिए तो मैं अपना असली मकसद भी भूल गई कि मैं वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट वाला पति ढूंढने आई हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने किसी बहुत पुराने और भरोसेमंद दोस्त से दिल खोल कर बातें कर रही हूँ। 31 साल की उम्र में पहली बार मेरे सूखे और पत्थर बन चुके दिल ने कुछ अलग सा महसूस किया। मैंने मन ही मन ऊपर देखकर सोचा कि शायद भगवान ने मेरे और पापा के आंसू देख लिए हैं, तभी तो इस अंधेरे में निखिल को मेरी जिंदगी में भेजा है। उस पहली शानदार मुलाकात के बाद निखिल ने मुझसे लगातार संपर्क बनाए रखा। सुबह उसका गुड मॉर्निंग मैसेज आता, दोपहर में खाना खाने की याद दिलाता और रात को काम खत्म होने के बाद उसकी छोटी सी प्यारी सी कॉल जरूर आती। धीरे धीरे ये सब मेरी मशीन जैसी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। निखिल की बिना किसी स्वार्थ वाली परवाह और सम्मान देखकर मैंने अपने चारों तरफ जो सख्त दीवार खड़ी कर रखी थी उसमें धीरे धीरे दरार पड़ने लगी। लेकिन एक टॉप लेवल बिजनेस मैनेजर होने की वजह से मेरा दिमाग बार बार मुझे चेतावनी देता रहा कि मुझे
प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं अपनी सच्चाई अच्छी तरह जानती थी। मेरे पास इन सब एहसासों के लिए एक सेकंड का भी वक्त नहीं था। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरह मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि मेरे पापा की सांसें बची रहें। मैंने तय किया कि तीसरी डेट पर मैं निखिल को एक शांत और थोड़ा क्लासी रेस्टोरेंट में बुलाऊंगी। इस बार मैंने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी जहां बिल्कुल शोर ना हो, क्योंकि आज मुझे उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सच बताना था। जब हमारे सामने खाना आया तो मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैंने गहरी सांस ली और निखिल की आंखों में देखते हुए सब कुछ साफ साफ बता देने का फैसला कर लिया। मैं इस अच्छे इंसान को किसी झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहती थी। मैंने भारी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, निखिल, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और पिछले कुछ दिनों में तुमने मुझे जितनी इज्जत और वक्त दिया है उसकी मैं दिल से कदर करती हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम इस रिश्ते में आगे बढ़ें, मुझे तुम्हें अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताना है। मेरी लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी तुम्हें मेरी गाड़ी और कपड़े देखकर लग रही होगी। मेरे पापा, जो इस दुनिया में मेरे सबसे बड़े सहारा हैं, इस वक्त एम्स अस्पताल में कैंसर से लड़ रहे हैं। उनके इलाज में लाखों रुपए लग रहे हैं और वो खर्च मैं खुद उठा सकती हूँ। बस मुझे किसी से पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पापा की आखिरी इच्छा बस इतनी है कि वो इस दुनिया से जाने से पहले मुझे दुल्हन बने हुए और एक अच्छे परिवार में खुश देख कर जाएं। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि उनके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मैं उस मैरिज ब्यूरो में अपना घर बसाने नहीं गई थी, बल्कि सिर्फ एक ऐसा लीगल पति ढूंढने गई थी जो दुनिया और कानून की नज़र में मेरे साथ खड़ा हो सके, ताकि मेरे पापा सुकून से रह सकें। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि बाद में तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने तुमसे कुछ छिपाया था। अगर तुम मेरी जिंदगी में आते हो तो तुम्हें रोमांस से ज़्यादा अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, दवाइयों की बदबू झेलनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है या तुम किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते हो, तो हम यहीं इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं और मैं ज़िंदगी में कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। ये सब कहते वक्त मेरी नज़रें नीचे थीं और मैंने टेबल क्लॉथ को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मेरी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थीं। मुझे पूरा यकीन था कि अब निखिल कोई बहाना बनाएगा और यहाँ से उठकर चला जाएगा। आखिर कौन समझदार इंसान किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जिसके सिर पर पहले से इतना बड़ा बोझ हो। लेकिन मेरी सोच के बिल्कुल उल्टा हमारे बीच कुछ पल की शांत खामोशी छा गई। मैंने धीरे से ऊपर देखा तो निखिल मुझे बहुत गौर से देख रहा था। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे कांपते हुए हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। वो बोला, नताशा, तुम हर बात को इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो और ये सब अकेले क्यों झेल रही हो? बीमारी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इंसान खुद बुलाता है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन बीमार भी होना है और एक दिन जाना भी है। मुझे तुम्हारे इस सच से बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, बल्कि सच कहूँ तो आज तुम्हारे लिए मेरी इज्जत पहले से कई गुना बढ़ गई है। जिस तरह तुम अपने पापा के लिए खड़ी हो वो देखकर मुझे तुम पर और भरोसा हो गया है। जब तुमने मुझ पर इतना भरोसा करके अपने दिल की सबसे बड़ी बात बता दी है तो मैं भी पूरी ईमानदारी से अपनी बात कहता हूँ। मेरी भी उम्र हो चुकी है और मैं भी अपना परिवार बसाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं है तो हमें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। मैं दुनिया के सामने तुम्हारा पति बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ, ताकि अस्पताल में भी मैं तुम्हारे साथ मिलकर अंकल का ध्यान रख सकूं। हम सिंपल सी कोर्ट मैरिज करेंगे और शादी का सर्टिफिकेट लेकर सीधे अस्पताल जाएंगे, ताकि अंकल हमें साथ देखकर चैन से अपना इलाज करवा सकें। आगे जो भी मुश्किल आएगी मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। निखिल की हर बात मेरे दिल में ऐसे उतर रही थी जैसे किसी ने मेरे सारे दर्द पर मरहम लगा दिया हो। मेरे अंदर जो डर और बेचैनी थी वो पल भर में टूट गई। इतने महीनों से जो आंसू मैंने खुद के अंदर रोक रखे थे वो एक साथ बाहर निकल आए। मैं वहीं रेस्टोरेंट में छोटी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कैदी को सालों बाद आज़ादी मिल गई हो। मैं उसकी अच्छाई देखकर रो रही थी और इसलिए भी कि मेरे सीने पर रखा इतना बड़ा बोझ आखिर उतर गया था। उस पल मुझे निखिल किसी आम इंसान की तरह नहीं बल्कि भगवान की तरह लगा, जिसे सिर्फ मेरी मदद के लिए भेजा गया हो। मैंने आंसुओं से भरे चेहरे के साथ तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। मुझे पूरा भरोसा था कि इस इंसान की अच्छाई दिखावा नहीं हो सकती,
मैंने उसी वक्त अपने मन में ठान लिया कि अगर ये आदमी मेरे पापा के इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा तो मैं पूरी जिंदगी इसका साथ निभाऊंगी। मैं एक अच्छी पत्नी और अपने सास ससुर की सेवा करने वाली बहू बनकर पूरी जिंदगी बिताऊंगी। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी पूरी जिंदगी की डोर निखिल के हाथों में सौंप दी, क्योंकि मुझे लगा था कि आखिरकार मुझे मेरी मंजिल और सबसे सुरक्षित सहारा मिल गया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस खूबसूरत शाम में किए गए यही मीठे वादे आगे चलकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी त्रासदी की शुरुआत बनने वाले थे। रेस्टोरेंट का वो डिनर बहुत सुकून और नई उम्मीदों के साथ हुआ। जैसे ही मैंने निखिल का शादी का प्रपोजल स्वीकार किया, उसने बिल पे किया और हम दोनों सड़क के किनारे टहलने लगे। रात की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे आग जल रही थी। मुझे लग रहा था कि अब सब तय हो चुका है, बस कोर्ट जाकर साइन करनी है और पापा को ये खुशखबरी देनी है। तभी अचानक निखिल रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में इस बार गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, नताशा, अभी इतनी जल्दी खुश मत हो। मैं सीधा इंसान हूँ और शादी से पहले कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें लगे कि मैंने तुमसे कुछ छिपाया था। फिर उसने अपने गांव और परिवार के बारे में बताना शुरू किया। वो एक बड़े और पुराने गांव के बहुत रसूखदार परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। पूरे इलाके में उनके खानदान को बहुत ऊंचे दर्जे का माना जाता था। उसने कहा कि वहां सबसे बड़े बेटे और उसकी पत्नी पर पूरे खानदान की इज्जत और सारे रीति रिवाज निभाने की जिम्मेदारी होती है। हर साल उनके घर में 20 से भी ज्यादा बड़े आयोजन होते हैं, जिनमें पूर्वजों के श्राद्ध, पितृपक्ष की पूजा और खानदान की बरसी जैसी रस्में शामिल होती हैं। और इन सब की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सबसे बड़ी बहू की होती है। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि हर साल इन सब में लाखों रुपए खर्च होते हैं और पूरी बिरादरी को खाना खिलाना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पैसे नहीं बल्कि मेरी माँ है। उनकी सोच बहुत पुरानी है। उन्हें शहर में काम करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उनके हिसाब से बहू का काम सिर्फ घर संभालना, सिर पर पल्लू रखना, दिन भर रसोई में काम करना और खानदान का वारिस पैदा करना है। उसने मुझे साफ कहा कि अगर तुम मेरे घर की बहू बनी तो अपनी कॉर्पोरेट वाली लाइफ और एटीट्यूड सब बाहर छोड़कर आना होगा। तुम्हें बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना सीखना पड़ेगा और माँ के ताने भी बिना जवाब दिए सहने होंगे। उसकी हर बात मेरे दिल पर चोट कर रही थी। मैं एक बड़ी कंपनी में टॉप एग्जीक्यूटिव थी, करोड़ों की डील साइन करती थी। मेरे एक इशारे पर पूरा स्टाफ काम में लग जाता था। मैंने कभी 1 किलो प्याज तक नहीं काटा था और ना ही कभी जूठे बर्तनों का ढेर साफ किया था। किसी अनजान और इतनी सख्त सास के ताने सुनकर पूरी जिंदगी गुजारना मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरे मन में पीछे हटने का ख्याल आया, मुझे अस्पताल में लेटे पापा का पीला चेहरा याद आ गया। मशीनों की आवाज़ें और उनकी आंखों में दिखती बेबसी फिर से सामने आ गई। मैंने गहरी सांस ली और निखिल की आंखों में देखते हुए कहा, निखिल, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। पैसों की चिंता मत करना। तुम्हारे खानदान के श्राद्ध और बरसी में जितना भी खर्च होगा मैं दूंगी। मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगी। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम्हारे घर में मुझे बेइज्जती और तकलीफ सहनी पड़ी तो मैं उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित मानूंगी। मैं खुद को तुम्हारे परिवार की सेवा में लगा दूंगी ताकि भगवान मेरे पापा को नई जिंदगी दे दे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं अच्छी बहू बनकर तुम्हारे घर की सेवा करूंगी तो भगवान जरूर मेरी सुनेंगे और पापा को इस कैंसर से बाहर निकाल देंगे। बस तुम अपना वादा याद रखना। तुम अच्छे दामाद बनकर मेरे पापा को वो खुशी देना जिसकी उन्हें जरूरत है। फिर चाहे तुम्हारा घर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। मेरी बातें सुनकर निखिल ने राहत की सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और हवा में उड़ते मेरे बालों को धीरे से ठीक कर दिया। उस ठंडी रात में हुआ वो वादा एक ऐसी शादी की शुरुआत था जो प्यार से ज्यादा एक समझौते पर टिकी थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी खुशी और इज्जत की कुर्बानी देकर शायद अपने पापा की जिंदगी वापस खरीद सकती हूँ। उसके बाद शादी की तैयारियां इतनी तेजी से शुरू हुई जैसे सब पहले से तय हो। उसी रविवार निखिल मुझे अपने गांव ले गया ताकि मैं उसकी माँ और बाकी परिवार वालों से मिल सकूं। मेरे लिए वो सफर ऐसा था जैसे कोई मुझे 100 साल पीछे किसी पुराने जमाने में ले जा रहा हो, जहां औरतों की कोई कीमत नहीं थी।
मेरी महंगी गाड़ी गांव की धूल भरी कच्ची सड़कों से गुजरते हुए एक बहुत बड़ी लाल ईंटों वाली पुरानी हवेली के सामने जाकर रुकी। हवेली के अंदर कदम रखते ही मुझे अजीब सी घुटन महसूस हुई। बीच आंगन में बड़ा सा चबूतरा था जहां अगरबत्ती और हवन की राख की तेज गंध फैली हुई थी। बरामदे में घर के सारे मर्द चारपाई और कुर्सियों पर बैठे थे। कोई बीड़ी पी रहा था तो कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने या मेरा स्वागत करने की जरूरत नहीं समझी। निखिल मुझे सीधे पीछे की तरफ बनी बड़ी सी रसोई में ले गया। वहां उसकी माँ चारपाई पर बैठकर साग काट रही थी। वो करीब 60 साल की भारी भरकम और बहुत रौबदार औरत थी। उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी और उनकी आंखें देखकर ही डर लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर उनके पैर छुए, लेकिन आशीर्वाद देने की जगह उन्होंने बस इतना ही कहा। फिर साग नीचे रखा, हाथ झाड़े और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, शहर की मेम बनकर जो ये होंठ और नाखून रंग रखे हैं ना, इनसे हमारे घर के गोबर और मिट्टी वाले काम नहीं होंगे। फिर उन्होंने साफ कह दिया कि उनका खानदान इलाके का सबसे बड़ा खानदान है और इस घर के नियम फौज से भी ज्यादा सख्त हैं। अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहना सीखना होगा। सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर पूरे आंगन में झाड़ू लगानी होगी। रसोई का सारा काम अकेले करना होगा और खानदान के हर श्राद्ध और बरसी में 100-100 लोगों का खाना अपने हाथों से बनाना होगा। अगर कोई बड़ा कुछ भी कह दे तो मुंह से उफ तक नहीं निकलनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, तुम बाहर चाहे जितने लाख रुपए कमा लो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस घर के अंदर तुम्हें मेरी जूती के नीचे रहकर मेरी हर बात माननी होगी और पलटकर जवाब देने की कोशिश भी मत करना। अपनी सास लता देवी के मुंह से निकले वो गंदे और बेइज्जती से भरे शब्द सुनते ही मेरा खून खौल उठा। एक टॉप कॉर्पोरेट लीडर होने का मेरा पूरा एटीट्यूड बगावत करने को तैयार था। मेरा मन किया कि जोर से चिल्लाकर कह दूं कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी कर रही हूं, तुम्हारी बंधुआ मजदूर नहीं बन रही। लेकिन तभी निखिल ने पीछे से मेरा कंधा इतनी जोर से दबाया जैसे मुझे मेरी औकात और मेरा मकसद याद दिला रहा हो। मैंने अपने होंठ दांतों से दबा लिए और अपने अंदर उबल रहे गुस्से को जहर की तरह निगल गई। फिर सिर झुकाकर एक गुलाम की तरह बोली, जी। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं ये सब सिर्फ अपने पापा के लिए कर रही हूँ। मुझे इस कीचड़ में वापस उतरना ही होगा ताकि मेरे पापा जिंदा रह सकें। उस गांव वाले डरावने दौरे के ठीक 2 हफ्ते बाद हमारी शादी तय हो गई। मेरी ही जिद थी कि ससुराल वालों का पैसा बेवजह खर्च ना हो, इसलिए एक छोटे और सादे से हॉल में शादी रखी गई। शादी का एक एक खर्च मैंने अपनी जेब से उठाया। मेरी महंगी डिजाइनर साड़ी से लेकर बारातियों के खाने और फूलों की सजावट तक हर चीज का पेमेंट मेरे ही क्रेडिट कार्ड से हुआ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि पापा के सामने इतना परफेक्ट और झूठा नाटक कर दूं कि वो खुश होकर अपनी बीमारी से लड़ने की ताकत जुटा लें। शादी का दिन भागदौड़ में कब निकल गया पता ही नहीं चला। डॉक्टरों की खास परमिशन के बाद पापा को सिर्फ कुछ घंटों के लिए अस्पताल से बाहर आने दिया गया ताकि वो अपनी इकलौती बेटी का कन्यादान कर सके। पापा उस दिन बहुत अच्छे से तैयार होकर आए थे। मैंने उन्हें जितना हो सकता था उतना अच्छे से तैयार करवाया था, लेकिन बीमारी और इलाज की वजह से उनके चेहरे की कमजोरी साफ नजर आ रही थी। फिर भी उस दिन उनकी आंखों में जो चमक थी वो दुनिया के किसी हीरे में नहीं हो सकती थी। जैसे ही शहनाई बजी, पापा ने कांपते हाथों से मेरा हाथ निखिल के हाथ में रख दिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और गला पूरी तरह भर चुका था। पापा रोते हुए बोले, निखिल, मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहना और एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, बेटी, ससुराल में हमेशा सबकी इज्जत करना, सिर झुकाकर रहना और हर बात सह लेना ताकि तेरा घर हमेशा बसा रहे। पापा की भीगी आंखें और उनकी बेबसी देखकर मेरा दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक झूठी मुस्कान चिपकी हुई थी। मैंने पापा को कस के गले लगाया और उनके कान में धीरे से कहा, पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस अपना अच्छे से इलाज करवाइए। आपकी बेटी अब हमेशा के लिए एक बहुत मजबूत सहारा मिल गया है। शादी का वो पूरा नाटक बिल्कुल वैसे ही खत्म हुआ जैसे मैंने प्लान किया था। पापा भी नई उम्मीद और खुशी लेकर वापस अस्पताल के अपने बेड पर चले गए।
लेकिन इधर जैसे ही मैंने अपना भारी भरकम शादी का जोड़ा उतारा, वैसे ही मेरी जिंदगी का असली नरक शुरू हो गया। अब मेरी किस्मत में सिर्फ आंसू, बेइज्जती और अपने कर्मों का कर्ज चुकाना लिखा था। शादी आराम से मेरे प्लान के मुताबिक हो गई। कोर्ट मैरिज का वो सरकारी सर्टिफिकेट जिस पर रजिस्ट्रार की मोहर लगी थी, मैंने एक खूबसूरत फ्रेम में लगवाकर अस्पताल में पापा के बेड के ठीक सामने रखवा दिया। अपनी बेटी की शादी का वो लीगल सर्टिफिकेट देखकर पापा की आधी बीमारी जैसे वहीं खत्म हो गई। वो पहले से ज्यादा खाना खाने लगे। इलाज का दर्द भी उन्हें पहले जितना नहीं सताता था। यहाँ तक कि डॉक्टर भी उनकी इतनी तेजी से हो रही मेंटल रिकवरी देखकर हैरान थे। मेरे लिए इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था कि खुद को इस शादी में बेचने का मेरा फैसला सही था। मैंने खुद को समझाया कि अगर मेरे पापा को की सांसें चल रही हैं तो मैं नंगे पैर आग के दरिया पर भी चल सकती हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खानदान के नाम पर जिस नरक की मैंने कल्पना की थी, असलियत उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। हनीमून तो दूर, मुझे चैन से सोने तक का मौका नहीं मिला था कि निखिल ने फरमान सुना दिया कि उसके परदादा का बहुत बड़ा श्राद्ध है और मुझे ऑफिस से छुट्टी लेकर तुरंत गांव चलना होगा, क्योंकि सारी तैयारियां मुझे ही करनी हैं। मैंने बिना कुछ बोले ऑफिस से लंबी छुट्टी ली और सुबह अंधेरे में खुद गाड़ी चलाकर निखिल के साथ गांव पहुंच गई। हवेली के आंगन में पैर रखते ही सास ने एक मोटी और पुरानी डायरी सीधे मेरे सामने फेंक दी। फिर उसे लकड़ी की मेज पर जोर से पटकते हुए बोली, इसे खोल और पढ़। इसमें हमारे खानदान के उन सभी पूर्वजों की लिस्ट है जिनके श्राद्ध, बरसी और पूजा हर साल इस घर में होती है। पूरे साल में कम से कम 25 बड़े आयोजन होते हैं और अब से इस घर की बड़ी बहू होने के नाते ये सारी जिम्मेदारी तेरी है। अपने ऑफिस का बहाना बनाकर इससे बचने की कोशिश मत करना। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली तो मेरा सिर घूमने लगा। हर पन्ने पर अजीब अजीब नाम और कैलेंडर की तारीखें भरी हुई थीं। उन्हें देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। लेकिन ये तो उस डरावने सपने की सिर्फ शुरुआत थी। सास ने फिर मुझे एक लंबी सी लिस्ट थमा दी जिसमें श्राद्ध का पूरा सामान और राशन लिखा था। साथ ही कुछ मुड़े तुड़े गंदे से नोट मेरी हथेली पर रख दिए। बड़े गर्व से बोली कि ये खानदान के बाकी भाइयों ने चंदा करके इकट्ठा किए हैं। उन थोड़े से पैसों को देखकर ही मुझे समझ आ गया कि जिस 56 भोग और इतनी बड़ी दावत की लिस्ट उन्होंने दी है, उसके सामने ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। लेकिन मैं पहले ही दिन कोई तमाशा करके अपना पूरा प्लान खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए बिना कुछ बोले मैंने अपना गोल्ड क्रेडिट कार्ड निकाला और शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट पहुंच गई। वहां से पूरे 3 लाख रुपए का सबसे बढ़िया और महंगा राशन खरीदा। देसी घी, बासमती चावल, महंगे ड्राई फ्रूट्स और सबसे अच्छी क्वालिटी का पनीर, सब कुछ लिया ताकि ससुराल वालों की इज्जत में कहीं कोई कमी न रह जाए। लेकिन जब मैं वो सारी भारी बोरियां और थैले लेकर हवेली की रसोई में पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर मेरा खून खौल गया। हवेली के ठंडे और खुले बरामदे में खानदान के सारे मर्द और मेरा पति निखिल बड़े आराम से कुर्सियों पर पसरे हुए थे। कोई हुक्का पीते हुए धुएं के छल्ले बना रहा था तो कोई मूंगफली खा रहा था। सब जोर जोर से हंस रहे थे और टीवी पर क्रिकेट मैच देखने में बिजी थे। इतने सारे मर्दों में से एक को भी ये नहीं लगा कि उठकर रसोई में जाकर औरतों की थोड़ी मदद कर दें। और दूसरी तरफ उस पुरानी टीन की छत वाली कालिक से भरी रसोई में तंदूर की गर्मी ऐसी लग रही थी जैसे पूरी भट्टी जल रही हो। मैं और कुछ बूढ़ी चाचियां तेल और मसालों के धुएं के बीच जानवरों की तरह खट रहे थे। मेरे पूरे शरीर से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे अभी अभी नहा कर निकली हूं। मेरी हजारों रुपए की सिल्क वाली डिजाइनर कुर्ती पसीने और हल्दी के दागों से पूरी तरह खराब हो चुकी थी। मैं कांपते हाथों से उस भारी चाकू से किलो किलो प्याज और सब्जियां काट रही थी। जिन हाथों ने आज तक सिर्फ लैपटॉप का कीबोर्ड चलाया था, आज वही हाथ लकड़ियां तोड़ रहे थे और भारी भरकम कढ़ाई चला रहे थे। सास बिल्कुल मेरे सिर पर खड़ी थी जैसे कोई जल्लाद हो। उनकी बात जैसी नजर मेरे हर मूवमेंट पर थी। उनकी नफरत से भरी आवाज कढ़ाई में उठती छन छन की आवाज से भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। वो मुझ पर चीखते हुए बोली कि ये पनीर इतना मोटा क्यों काटा है, लोगों के गले में अटवाएगी क्या? फिर ताना मारते हुए बोली कि दाल भी जला दी, पूरी काली कर दी। दिल्ली की ये पढ़ी लिखी मैडम असल में बिल्कुल जाहिल है। इसे एक वक्त का खाना बनाना तक नहीं आता। इसके पापा ने इसे घटिया संस्कार दिए हैं क्या?
सास के मुंह से मेरे पापा के लिए निकला हर शब्द मेरे आत्मसम्मान पर चाबुक की तरह लग रहा था। सीने में इतना दर्द और गुस्सा भर गया कि आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने अपने होंठ इतनी जोर से दबा लिए कि खून निकल आया, सिर्फ इसलिए कि मेरे मुंह से अपने सम्मान के लिए कोई जवाब या गाली न निकल जाए। मैं खुद को बार बार यही समझा रही थी कि तू ये सब अपने पापा की जिंदगी के लिए कर रही है, तुझे ये नर्क झेलना ही पड़ेगा। मैं सिर झुकाकर चॉपिंग बोर्ड पर प्याज काटती रही और मेरे आंसू पसीने के साथ मिलकर उसी बोर्ड पर गिरते रहे। मेरा पति निखिल, जिसने कभी मुझे दुनिया की सारी खुशियां देने के वादे किए थे, वो इस वक्त बरामदे में बैठा शराब के पैक बना रहा था और अपनी बीवी को अपनी माँ के तानों और जुल्मों के समंदर में अकेला छोड़ चुका था। जिस शादी को मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई और अपनी पूरी जवानी देकर हासिल किया था, वही शादी अब एक ऐसी खौफनाक जेल बन चुकी थी जो एक औरत के शरीर और उसकी रूह दोनों को धीरे धीरे नोच कर खा रही थी। उस तथाकथित बड़े खानदान की बहू बनने के बाद मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू हुआ, जिसने मुझे शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। लगभग हर 15 दिन में और कई बार तो हर हफ्ते मुझे अपने ऑफिस में करोड़ों की डील्स और जरूरी फाइलें छोड़कर 100 किलोमीटर दूर इस मनहूस गांव में भागकर आना पड़ता था। कभी परदादा का श्राद्ध, कभी परदादी की बरसी, कभी कुल देवी की पूजा, तो कभी कोई और ढकोसला। सोमवार हो या रविवार, जैसे ही सास का फोन आता मुझे सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ता। अगर आधा घंटा भी लेट हो जाती तो सास सीधे मेरे बीमार पापा को गालियां देना शुरू कर देती। वो चीख चीख कर कहती कि हमारे खानदान की किस्मत ही फूट गई है जो ऐसी लालची और घटिया बहू घर ले आए, जिसे अपने पूर्वजों से ज्यादा चंद पैसों की पड़ी है। इसके पापा अस्पताल में मरने वाले हैं, लेकिन इसे इतनी भी समझ नहीं कि ससुराल वालों की सेवा करके थोड़ा पुण्य ही कमा ले। सास अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे पापा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हैं और वो उसी बात का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करती थी और दिन रात मुझसे गधों की तरह काम करवाती थी। जब वो बड़े बड़े श्राद्ध और दावतें खत्म हो जाती और खानदान के वो सुअर जैसे मर्द गले तक खाना ठूंस कर और शराब पीकर खर्राटे मारने लगते, तब उस पुराने कुएं के पास पड़े जूठे बर्तनों और चिकनाई से भरी कढ़ाइयों का पहाड़ मेरा इंतजार कर रहा होता। खानदान की बाकी औरतें बच्चों के रोने या घर दूर होने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती और पूरा गंदा काम मेरे सिर पर छोड़ देती। मैं रात के 12 बजे उस काई जमे कुएं के पास उकड़ू बैठी बर्तन मांज रही होती। जिन हाथों का सबसे महंगे स्पा में मैनिक्योर होता था, वही हाथ सस्ते बर्तन धोने वाले साबुन और राख में घिस घिस कर पूरी तरह फट चुके थे। उनकी खाल तक उतरने लगी थी। घंटों झुककर काम करने की वजह से कमर में ऐसा दर्द होता जैसे किसी ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हो। घुटने सुन्न पड़ जाते और जब मैं उस गांव के काले आसमान की तरफ देखती तो खुद से पागलों की तरह पूछती कि आखिर मैं अपनी इतनी अच्छी जिंदगी के साथ ये क्या कर रही हूँ। और जहां तक इन सब आयोजनों के खर्च की बात थी, शादी के बाद से सुई से लेकर राशन के बोरे तक का हर खर्च सिर्फ मेरे क्रेडिट कार्ड से भरा जा रहा था। जब भी कोई श्राद्ध होता, सास जानबूझकर ऐसी लिस्ट बनाती जिसमें दुनिया की सबसे महंगी चीजें लिखी होती। उन्हें विदेशी फल चाहिए होते, महंगे मेवे चाहिए होते और सबसे बढ़िया देसी घी चाहिए होता। फिर पूरे गांव की औरतों के सामने सीना चौड़ा करके कहती कि उनकी बहू शहर में बहुत बड़ी अफसर है और उसके पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है। अपनी इसी झूठी शान को बनाए रखने के लिए वो मुझे हजारों रुपए इस दिखावे में उड़ाने पर मजबूर करती। एक बार जब मैं इस खुली लूट से पूरी तरह तंग आ गई तो मैंने निखिल से इसकी शिकायत की, लेकिन मेरा वही पति जो कभी मुझे दुनिया का सबसे समझदार इंसान लगता था, अब पूरी तरह से अपनी माँ के इशारों पर नाचने वाला गुलाम बन चुका था। उसने मेरी बात को बड़े ही चिड़चिड़े अंदाज में टाल दिया और उल्टा मुझे ही डांटने लगा कि इतनी बड़ी अफसर होकर भी तुम परिवार के मामलों में 2-4 पैसों का हिसाब मांग रही हो। फिर बड़ी बेशर्मी से बोला कि तुम इस घर की इकलौती कमाने वाली बहू हो, अगर अपने पूर्वजों को थोड़ा अच्छा खाना खिला दोगी तो क्या तुम्हारी दौलत कम हो जाएगी? इसे अपना पुण्य समझो और अगले जन्म के लिए कुछ अच्छे कर्म कर लो। उसके मुंह से पुण्य और कर्म जैसे शब्द सुनकर मेरा खून खौल उठा और उसके लिए बची हुई थोड़ी बहुत इज्जत भी खत्म हो गई। लेकिन किस्मत का खेल देखो,
यही दो शब्द उस नरक में टिके रहने का मेरा इकलौता सहारा बन गए। मैंने खुद को एक बहुत खतरनाक और झूठे आध्यात्मिक भ्रम में फंसा लिया था। मुझे लगने लगा था कि मेरी ये दर्दनाक तकलीफ और मेरी ये बर्बादी बेकार नहीं जाएगी। सास की उस गंदी रसोई में गिरने वाली मेरे पसीने की हर बूंद, उनके मुंह से निकली हर गाली और पानी की तरह बहाया गया मेरा हर रुपया, ये सब भगवान कहीं न कहीं लिख रहा है। मैंने इस बेइज्जती को अपनी तपस्या मान लिया था। मुझे लगने लगा था कि मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर यमराज से अपने पापा की सांसें खरीद रही हूँ। सर्दियों की एक ढलती शाम थी। मैंने सैकड़ों जूठे बर्तन मांजकर और पूरी रसोई साफ करके जैसे तैसे अपने टूटते हुए पैरों को घसीटते हुए हवेली के बरामदे तक पहुंची। सास आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बंधी चारपाई पर आराम से खर्राटे मार रही थी। मैं दबे पांव हवेली के उस बड़े कमरे में गई जहां खानदान के पूर्वजों की बड़ी सी वेदी बनी हुई थी। वहां अब भी चंदन की अगरबत्ती की खुशबू और धुआं फैला हुआ था। मैंने कांपते हाथों से 3 नई अगरबत्तियां जलाईं और चांदी के स्टैंड में लगा दी। फिर दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं और पूरे मन से उन पूर्वजों से प्रार्थना करने लगी। मन ही मन बोली, हे पूर्वजों, मैं नताशा इस घर की नई बहू हूं। मैं कसम खाती हूं कि अपनी आखिरी सांस तक इस परिवार की सेवा करूंगी, चाहे मुझे कितना भी दुख और तकलीफ क्यों न सहनी पड़े। मैं कभी किसी से शिकायत नहीं करूंगी। अपना पैसा, अपनी जवानी, अपना खून, सब कुछ इस परिवार पर लुटा दूंगी। मुझे आपसे ना कोई आशीर्वाद चाहिए और ना ही कोई दौलत। बस एक भीख मांग रही हूँ। मेरे पापा को बचा लीजिए। वो अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। प्लीज उन्हें इस भयानक बीमारी से बाहर निकाल लीजिए, ताकि वो यही सोचकर कुछ साल और जी सके कि उनकी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। इतना सोचते ही मेरे गालों पर गर्म आंसू बहने लगे और मार्बल के ठंडे फर्श पर टपकते रहे। मैंने 3 बार माथा टेका और अपने पापा की जिंदगी उस अदृश्य आध्यात्मिक दुनिया के भरोसे छोड़ दी। उसी पल मैंने तय कर लिया कि जब तक मेरे पापा के बचने की जरा सी भी उम्मीद है, तब तक मैं इस जालिम खानदान में बिना कुछ सोचे समझे एक गुलाम और रोबोट की तरह काम करती रहूंगी। वक्त गुजरता गया और दिल्ली के एम्स अस्पताल में मेरे पापा की जिंदगी बचाने की लड़ाई बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। कई महीनों की दर्दनाक कीमोथेरेपी के बाद उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। उनके घने काले बाल पूरी तरह झड़ गए थे और उनकी जगह एक पतला सा सूती स्कार्फ आ गया था, ताकि कीमो का असर छिप सके। उनकी त्वचा इतनी पीली और सूखी हो गई थी जैसे कि सूखी केले के पत्ते। लेकिन इस दर्दनाक इलाज और इस तसल्ली ने उनकी बेटी अब शादीशुदा और सेटल है, उनके शरीर के अंदर का ट्यूमर थोड़ा छोटा कर दिया था। बड़े डॉक्टरों की टीम ने मीटिंग करके फैसला किया कि अब उनका दूसरा और सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा, जिसमें पेट का कैंसर वाला हिस्सा पूरी तरह निकाल दिया जाएगा। यह ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें बहुत ज़्यादा खून बहने का खतरा था और मौत हर पल सिर पर मंडरा रही थी। ऑपरेशन वाली सुबह आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। सर्द हवा अस्पताल की खिड़कियों से टकरा रही थी और मेरे दिल की घबराहट लगातार बढ़ती जा रही थी। मैंने ऑफिस से अनिश्चित समय के लिए छुट्टी ले ली थी और 1 सेकंड के लिए भी अपने पापा के बेड से दूर नहीं जा रही थी। मैं धीरे धीरे गर्म तौलिए से उनका चेहरा और उनके कमजोर हाथ साफ कर रही थी और उन्हें पुरानी मजेदार बातें सुनाकर उनका ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी, ताकि कुछ देर के लिए वो अपने डर को भूल जाएं। मेरे पापा ने अपने कमजोर और नीली नसों वाले हाथों से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनके हाथों में बहुत हल्की सी गर्माहट बाकी थी। उन्होंने मुझे प्यार भरी लेकिन दर्द से भरी मुस्कान के साथ देखा और समझाने लगे कि अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खा लेना और ससुराल वालों के साथ मिलजुल कर रहना। जैसे ही उनके मुंह से ससुराल शब्द निकला, मेरी रीढ़ में ठंडी सी सिहरन दौड़ गई और मेरा दिल घबराने लगा। तभी मेरे पर्स में रखा फोन तेज आवाज में बज उठा। स्क्रीन पर सास लिखा देखकर मेरी धड़कन जैसे रुक गई। आज ही निखिल के परदादा का सबसे बड़ा सालाना श्राद्ध था, जो गांव में होना था। मैंने पिछले हफ्ते ही सास को फोन करके हाथ जोड़कर अपने पापा की हालत और इस बड़े ऑपरेशन के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसी दिन मैंने निखिल के अकाउंट में अच्छी खासी रकम भी ट्रांसफर कर दी थी और कहा था कि मेरी जगह वो पूरे इंतजाम कर दे, ताकि मैं अस्पताल में अपने पापा के साथ रह सकूं। उस वक्त निखिल ने बड़ी मीठी बातें करते हुए हाँ कर दी थी
और कहा था कि वो अपनी माँ को संभाल लेगा और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस फोन कॉल ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मैं जल्दी से अस्पताल के एक सुनसान कॉरिडोर में गई, गहरी सांस ली और फोन उठा लिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सास की कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी और मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी। वो पूरी ताकत से चीख कर बोली, तू इस वक्त किस सवारा की तरह कहाँ मुंह काला कर रही है, जो अभी तक अपना मनहूस मुंह लेकर गांव नहीं पहुंची। तुझे पता है ना, आज परदादा का सबसे बड़ा श्राद्ध है। उन्होंने मुझे बेशर्म कहा और बोली कि तू हमारे खानदान पर कलंक है, तुझे अपने ससुराल की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। फिर चीखते हुए बोली कि बिरादरी के 100 से ज्यादा लोग हवेली में आकर बैठ चुके हैं। सारे मर्द चाय और हुक्का मांग रहे हैं और रसोई में अभी तक चूल्हा भी नहीं जला, क्योंकि वहां काम करने वाला कोई नहीं है। लता देवी ने ताने मारते हुए मेरा कलेजा छलनी कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे जैसी घटिया औरत को अपने खानदान की बड़ी बहू बनाकर अपने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इतने बड़े श्राद्ध वाले दिन भी मैं गांव में नहीं हूं और पूरे गांव के सामने उनकी नाक कट रही है। मैंने किसी तरह अपने अंदर उठ रहे गुस्से को दबाया। डर और गुस्से की वजह से मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी इज्जत से उन्हें समझाने की कोशिश की। मैं रोते हुए बोली, सासू माँ, मैं इस वक्त अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी हूँ। मेरे अपने पापा अभी ऑपरेशन थिएटर में हैं और जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। मैंने आपको पिछले हफ्ते ही सब कुछ बता दिया था और हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी। मैंने निखिल को पूरे श्राद्ध का खर्चा भी भेज दिया था। भगवान के लिए इस वक्त मुझ पर थोड़ा तो रहम कीजिए और मुझे मेरे पापा के पास रहने दीजिए। जैसे ही उनका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और वो खतरे से बाहर आ जाएंगे, मैं कल सुबह सबसे पहले गांव आकर पूरे खानदान से माफी मांग लूंगी। लेकिन मेरी आंखों में आंसू आने पर भी उस जालिम औरत का दिल नहीं पसीजा। फोन पर उन्होंने एक ऐसी डरावनी हंसी हंसी कि मुझे लगा मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी शैतान से बात कर रही हूँ। दांत पीसते हुए उन्होंने कहा, मुझे अपनी बीमारी और मौत की कहानियां सुनाकर डराने की कोशिश मत कर। वहां अस्पताल में लाखों करोड़ों रुपए लेने वाले डॉक्टर और नर्स बैठे हैं। क्या तू वहां खड़ी होकर खुद अपने पापा का ऑपरेशन करेगी? फिर उन्होंने जोर देकर कहा, जिंदा इंसान तो सालों तक बीमार पड़ा रह सकता है, लेकिन हमारे परदादा का श्राद्ध साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आज तूने आकर उनके लिए 56 भोग नहीं बनाया तो उनका श्राद्ध अधूरा रह जाएगा और उनके श्राप से पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। आखिर में उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। बोली, अगर अगले 1 घंटे के अंदर टैक्सी पकड़कर गांव नहीं पहुंची तो हमेशा के लिए इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद कर दूंगी और धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। फोन कट गया और मैं अस्पताल के उस ठंडे कॉरिडोर में पत्थर की तरह खड़ी रह गई। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरे ससुराल वालों की बेरहमी मेरी सोच से भी कई ज्यादा भयानक निकली। जिस झूठे भरोसे के सहारे मैं इतने दिनों से उस नरक में रह रही थी, आज उसकी एक ईंट टूट चुकी थी। मैं दीवार से टिककर फर्श पर बैठ गई और अपना चेहरा दोनों घुटनों में छुपा लिया। मेरे सीने में इतना तेज दर्द हो रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मुझे सासू माँ की बेरहमी पर गुस्सा आ रहा था। निखिल पर गुस्सा आ रहा था, जो अपनी माँ का गुलाम बनकर रह गया था। और सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा था कि मैंने अपने पापा को बचाने के लिए खुद को इन जल्लादों के हवाले कर दिया। मैंने जल्दी से टिश्यू निकाला और अपने आंसू जोर से पोंछ दिए। फिर चेहरे पर जबरदस्ती एक नकली सी मुस्कान लाई और पापा के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा, जो कुछ ही मिनटों में इतने बड़े ऑपरेशन के लिए जाने वाले थे, वो मेरी हालत देखकर और परेशान हो जाएं। लेकिन एक बाप अपनी बेटी का दर्द बिना कुछ बोले भी समझ जाता है। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, देखा कि पापा बिस्तर पर उठकर बैठे हुए हैं। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और सांसें बहुत तेज चल रही थीं। कमरे का शीशा पूरी तरह साउंड प्रूफ नहीं था। उन्होंने बाहर कॉरिडोर में हुई सारी बातें और मेरी रोती हुई आवाज सुन ली थी। मेरे चेहरे पर साफ लिखा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, पापा ने झटके से मेरा फोन मेरे हाथ से ले लिया।
उन्होंने जल्दी से रीसेट कॉल खोली और कांपते हाथों से सासू माँ का नंबर मिला दिया। मैं डर के मारे चीख पड़ी। नहीं! उनका हाथ पकड़कर फोन छीनने लगी। रोते हुए बोली, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? आप लेट जाइए। अरे डॉक्टर अभी आपको लेने आने वाले हैं। आपको अपनी ताकत बचानी है। लेकिन पापा ने अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर मुझे पीछे कर दिया। उनकी आंखों में ऐसा फैसला था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उधर जैसे ही फोन उठा उससे पहले कि सासू माँ कुछ बोलती, पापा बोल पड़े। उनकी आवाज आंसुओं से भरी हुई थी और हर शब्द बोलते हुए वो टूट रहे थे। उन्होंने अपना पूरा स्वाभिमान उस औरत के सामने रख दिया। बहुत इज्जत से बोले, समधन जी, मेरी बेटी नताशा अभी बच्ची है। उसे आपके बड़े खानदान के नियम अभी पूरी तरह समझ नहीं आए हैं। मेरी बेटी की गलती माफ कर दीजिए। फिर उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। बोले, असल में मेरी उम्र और बीमारी की वजह से मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता। मैंने ही जबरदस्ती अपनी बेटी को अपने पास रोक लिया था, वरना नताशा तो सुबह से गांव जाने की जिद कर रही थी ताकि आपके खानदान के श्राद्ध का खाना बना सके। वो हाथ जोड़कर उनसे कहते रहे कि इतनी सी बात पर मेरी बेटी को घर से निकालने की धमकी मत दीजिए। उन्होंने कसम खाकर कहा कि मैं अभी इसी वक्त नताशा का बैग पैक करवा रहा हूँ और उसे टैक्सी से गांव भेज रहा हूँ। वो 1 घंटे के अंदर आपके आंगन में पहुंच जाएगी। अपने ही पापा को उस जालिम औरत के सामने इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया हो। मैं धड़ाम से फर्श पर गिर गई और उनके कमजोर पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। मैं चीखते हुए बोली, पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो घर नहीं है, वो कसाई खाना है। वो लोग मुझे इंसान नहीं समझते। उनके लिए मैं सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन हूँ और उनके मरे हुए पूर्वजों के लिए खाना बनाने वाली नौकरानी हूँ। मैंने उनके दिखावे के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, दिन रात उनकी बेइज्जती सहती रही सिर्फ इसलिए कि भगवान आपको बचा ले। लेकिन आज जब आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तब उन लोगों ने इंसानियत तक छोड़ दी और मुझे आपको अकेला छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पापा, मैं तलाक ले लूंगी। पूरी जिंदगी तलाकशुदा कहलाना मंजूर है, लेकिन इस हालत में आपको छोड़कर इस नरक में मैं कभी नहीं जाऊंगी। मेरे इस कड़े विरोध को देखकर मेरे पापा अचानक बहुत बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने अपने हाथ में लगी मोटी IV ड्रिप की सुई एक झटके में खींचकर बाहर निकाल दी। अगले ही पल उनके हाथ से खून तेजी से बहने लगा और सफेद चादर देखते ही देखते लाल हो गई। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और उनकी आवाज में ऐसा डर था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पापा ने साफ कह दिया कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी और अभी इसी वक्त टैक्सी पकड़कर अपने ससुराल नहीं गई तो वो अपना ऑपरेशन करवाने से मना कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अपनी इकलौती बेटी को सिर्फ इसलिए ससुराल से धक्के मारकर निकाला हुआ देखना पड़ा क्योंकि वो अच्छी बहू नहीं बन पाई, तो वो इसी अस्पताल के कमरे में जहर खाकर मर जाना बेहतर समझेंगे। रोते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ इस उम्मीद में तकलीफें झेली हैं कि उनकी बेटी को अच्छा पति और अच्छा परिवार मिले। अगर मेरी इस जिद की वजह से उनका वो सपना टूट गया तो उनके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं बचता। पापा की इस जिद और अपनी जान दांव पर लगाने वाली बात के सामने मेरा सारा गुस्सा, मेरा आत्मसम्मान और मेरा पैसा एक पल में बेकार हो गया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे पापा जो बोलते हैं वो करके भी दिखा सकते हैं। उनकी ये बेवकूफ़ी भरी जिद भी उसी प्यार से निकली थी जो वो मुझसे करते थे, लेकिन वही प्यार मुझे ऐसी अंधेरी खाई में धकेल चुका था जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने आंसू बेरहमी से पोंछे और एक जिंदा लाश की तरह अपना बैग पैक कर लिया। मैं ऐसे अस्पताल के कमरे से बाहर निकली जैसे मेरे अंदर अब कुछ भी बचा ही ना हो। मैं अपने उन बीमार और बेबस पापा को पीछे छोड़ रही थी जो मौत से लड़ रहे थे। मैं उस भीड़ भरी और शोर से भरी बस में जाकर बैठ गई जो मुझ दूर उस डरावने गांव की तरफ ले जा रही थी। मेरे साथ सिर्फ मेरे आंसू थे और ऐसा अपमान था जिसने मेरे अंदर की सारी इंसानियत को खत्म कर दिया था। दुनिया सच में कितनी बेरहम है। मैंने अपने पापा की जान बचाने के लिए अपना पैसा, अपना आत्मसम्मान और सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन किस्मत का मजाक देखो कि मुझे उन्हीं बीमार पापा को अकेला छोड़कर उस बेइज्जती वाली जिंदगी में वापस जाना पड़ा।
जिस दिन मैंने अपने पापा को ऑपरेशन थिएटर के बाहर अकेला छोड़कर अपने ससुराल के दिखावटी श्राद्ध में खाना बनाने के लिए दौड़ लगाई थी, उसी दिन मेरा आधा दिल हमेशा के लिए पत्थर बन गया था। भगवान का शुक्र था कि पापा का ऑपरेशन सफल हो गया, लेकिन उस बड़ी सर्जरी ने उनके शरीर की आखिरी ताकत भी छीन ली थी। वो अस्पताल के बेड पर एक जिंदा कंकाल जैसे पड़े रहते थे और उनकी सांसें इतनी कमजोर थीं कि लगता था हल्की सी हवा भी उन्हें बुझा देगी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनका शरीर अब कीमोथेरेपी का एक भी डोज नहीं झेल सकता। अब सिर्फ कुछ विटामिन और उनकी जीने की इच्छा ही उन्हें जिंदा रख सकती थी। मैं अपने पापा की वो हालत देखकर अंदर ही अंदर टूटती रहती थी। हर रात अस्पताल के गंदे बाथरूम में जाकर नल पूरा खोल देती थी ताकि पानी की आवाज में मेरी चीखें और सिसकियां दब जाएं। मुझे लगता था कि दुनिया की सबसे खराब और स्वार्थी बेटी मैं ही हूँ। मैं अपने उसी अंधे विश्वास को कोसती रहती थी जिसने मुझे ये झूठा भरोसा दिलाया था कि ससुराल वालों की गुलामी करने से पुण्य मिलता है। उस वक्त मुझे अपने पापा का हाथ पकड़कर उनके पास बैठना चाहिए था, लेकिन उस बड़े खानदान के दिखावटी श्राद्ध और पूजा पाठ का सिलसिला मेरे पछतावे से रोकने वाला नहीं था। निखिल का परिवार किसी ऐसे राक्षस के जैसा था जिसका पेट कभी नहीं भरता था और जो हर दिन मेरा खून, मेरा पैसा और मेरी इज्जत चूस रहा था। आज फिर छुट्टी का दिन था और निखिल के खानदान का एक और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कार्यक्रम सामने खड़ा था। सास के कैलेंडर के हिसाब से आज उनके किसी परदादा की बरसी थी और उसके लिए पूरे इलाके के सैकड़ों लोगों को बुलाकर शाही दावत करनी जरूरी थी। निखिल ने एक दिन पहले ही फोन करके मुझे आदेश दे दिया था कि मैं शहर के सबसे महंगे सुपरमार्केट से पूरा सामान खरीदूं और पहली बस पकड़कर गांव पहुंच जाऊं। उसने बड़ी बेशर्मी से कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीने और ताश खेलने में बिजी है, इसलिए मुझे लेने नहीं आ सकता। मैंने बस एक लंबी और थकी हुई सांस ली, अपना चमचमाता क्रेडिट कार्ड पर्स में रखा और फिर से संस्कारी और डरी हुई बड़ी बहू का किरदार पहन लिया। मैं शहर के एक बड़े और आलीशान सुपरमार्केट में ट्रॉली धकेल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में लोहे के भारी जूते बंधे हों और कई रातों की नींद पूरी न होने की वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैं ट्रॉली में सबसे महंगी चीजें रख रही थी, प्रीमियम काजू, बादाम, शुद्ध देशी घी, सबसे महंगी बासमती चावल और वो विदेशी सेब, संतरे जिन्हें मैंने अपने पापा को भी कभी नहीं खिलाया था। अब पैसे की मेरे लिए कोई कीमत नहीं बची थी, वो सिर्फ मेरे अकाउंट से कटते हुए कुछ नंबर बनकर रह गए थे। मैं हजारों रुपए का ऐसा सामान खरीद रही थी जिसे वो लोग अगले दिन खाकर भूल जाएंगे और मेरे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी धधक रहा था। मैं खुद से पूछ रही थी कि क्या सच में आसमान में बैठे मरे हुए पूर्वज ये 56 भोग खाकर मेरे बेगुनाह पापा की लंबी उम्र की दुआ करेंगे, जिन्हें मैं अस्पताल में मौत से लड़ता हुआ अकेला छोड़ आई हूँ। आखिर मैं उन लोगों के सामने क्यों झुक रही हूँ जिनसे मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, जबकि मेरे अपने पापा जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया आज अस्पताल के ठंडे बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मैं सास की लंबी लिस्ट के हिसाब से ट्रॉली में महंगी शराब की बोतलें रख ही रही थी कि तभी मेरे जैकेट की जेब में रखा फोन अचानक जोर से बज उठा। स्क्रीन पर एम्स आईसीयू लिखा देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, दूसरी तरफ पापा के डॉक्टर की घबराई हुई आवाज थी। उन्होंने एक ही पल में मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। डॉक्टर ने बताया कि पापा को अचानक बहुत तेज हार्ट अटैक आया है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे गिर गया है और उन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो भी कर रही हूँ उसे अभी छोड़कर तुरंत अस्पताल पहुंचूं ताकि मेडिकल पेपर्स पर साइन कर सकूं, क्योंकि मेरे पापा की हालत इतनी गंभीर है कि वो किसी भी वक्त इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। ये सुनते ही मेरे कानों में तेज भनभनाहट होने लगी और मेरे आसपास का पूरा सुपरमार्केट, उसकी चमकती लाइटें और सब कुछ एक पल में जैसे बिखर गया। सुपरमार्केट में चल रहा हल्का सा म्यूजिक और लोगों की भीड़ का शोर मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजने लगा। मेरे हाथों से पकड़ छूट गई और हजारों रुपए की महंगी शराब की बोतलें धड़ाम से संगमरमर के फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गईं। कांच के टुकड़े और सुनहरे रंग की शराब चारों तरफ फैल गई। आसपास खड़े लोगों की चीखें और मैनेजर की आवाज
मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे उस सामान से भरी ट्रॉली की भी कोई परवाह नहीं थी, जिसकी कीमत 25,000 से भी ज्यादा थी। मैं सब कुछ वहीं छोड़कर निकली। तभी अचानक बहुत तेज बर्फ जैसी ठंडी बारिश शुरू हो गई। मैं उस मूसलाधार बारिश में सड़क के बीचों बीच भाग रही थी और पागलों की तरह किसी टैक्सी को रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही टैक्सी में बैठी, मैंने ड्राइवर पर लगभग चिल्लाते हुए कहा कि जल्दी फुल स्पीड में अस्पताल चलो। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और बारिश की बूंदों के साथ मिलकर पूरा चेहरा भीग चुका था। खिड़की के बाहर भागता हुआ शहर मुझे किसी धुंधले और डरावने सपने जैसा लग रहा था। इस वक्त मेरे दिमाग में बस मेरे पापा का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। मैं मन ही मन भगवान से बार बार हाथ जोड़कर बस यही मांग रही थी कि मेरे पापा को मुझसे मत छीना भगवान। मैंने अपने आप से एक डरावना वादा भी कर लिया कि अगर आज मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए तो मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। लेकिन अब मैं अपने पापा की एक पल के लिए भी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। टैक्सी का वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरा सपना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही टैक्सी ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि टायर चीख पड़े। मैं दरवाजा खोलकर तेज बारिश में बाहर कूद पड़ी। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और कीचड़ से भर गए थे, लेकिन मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं अस्पताल के लंबे और बदबूदार कॉरिडोर में पागलों की तरह दौड़ती चली गई। जैसे ही आईसीयू के दरवाजे तक पहुंची, मेरी टांगों ने जवाब दे दिया और मैं ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। दरवाजे के ऊपर जल रही लाल इमरजेंसी लाइट मेरे दिल को किसी तेज चाकू की तरह चीर रही थी। शीशे के उस दरवाजे के पार मुझे बस इतना दिखाई दे रहा था कि कई डॉक्टर और नर्स मेरे पापा के बेड के चारों तरफ खड़े थे और मॉनिटर से आती लगातार बीप बीप की आवाज मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही थी। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई और दोनों हाथ जोड़कर किसी बेबस इंसान की तरह ऊपर देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी जब मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग फट जाएगा, मेरे भीगे हुए कपड़ों में रखा फोन फिर से उसी मनहूस रिंगटोन के साथ बज उठा। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला। मुझे लगा शायद अंदर से किसी नर्स का फोन होगा जो बताएगी कि मेरे पापा अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर नजर गई, मेरा पूरा शरीर गुस्से और नफरत से भर गया। स्क्रीन पर सास का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल उठाई और बिना कुछ बोले फोन कान से लगा लिया। उधर से उनकी चीखती हुई आवाज मेरे कानों में गूंज गई। उन्होंने गुस्से में पूछा कि तू इस वक्त कहाँ मटर गश्ती कर रही है, जो अभी तक श्राद्ध का सामान लेकर गांव नहीं पहुंची। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा कि खानदान के सारे बड़े बुजुर्ग आंगन में बैठे हैं, चूल्हे तैयार हैं, बर्तन चढ़ने वाले हैं, लेकिन रसोई में एक दाना तक नहीं है। फिर उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे निकम्मी औरत कहते हुए कहा कि तूने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सारे मर्द बाहर इंतजार कर रहे हैं और तू कहीं आराम से घूम रही है। फिर उन्होंने साफ धमकी दी कि अगर अगले 1 घंटे के अंदर मैं राशन लेकर वहां नहीं पहुंची और आज की दावत में एक भी चीज कम हुई तो पूरे गांव के सामने मेरा सिर मुंडवाकर जूतों की माला पहनाकर घर से निकाल देंगी। मैंने गहरी सांस ली और अपने अंदर उबल रहे गुस्से को किसी तरह रोकने की कोशिश की। फिर कांपती हुई और आंसुओं से भरी आवाज में मैंने कहा, सासू माँ, मैं इस वक्त अस्पताल के आईसीयू के बाहर फर्श पर बैठी हूँ। मेरे पापा को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है और वो अंदर अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे हालात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं अभी यहाँ से 1 कदम भी नहीं जा सकती कहीं। श्राद्ध के सामान के लिए पैसे तो मैं कल ही निकल के अकाउंट में भेज चुकी हूँ। आप उससे कहिए वो जाकर बाजार से सब ले आए। भगवान के लिए मेरी मजबूरी समझिए। किसी इंसान की जान से बढ़कर कोई श्राद्ध नहीं होता। प्लीज मेरे पापा पर रहम कीजिए। मुझे लगा था कि मेरी बात सुनकर शायद उनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जाग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जवाब मुझे मिला उसने साबित कर दिया कि वो औरत इंसान नहीं बल्कि किसी पिशाच से कम नहीं थी। उन्होंने फोन पर एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, तू मुझे मौत और बीमारी का डर दिखाना बंद कर। श्राद्ध इस खानदान का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र काम है। तू इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए तुझे यहाँ होना ही होगा। अस्पताल का ड्रामा बाद में भी देख लेना। फिर उन्होंने वो बात कही जिसने मेरे दिल को अंदर तक चीर दिया। उन्होंने कहा,
पहले मरे हुए पुरखों का श्राद्ध कर, फिर अपने बाप का अंतिम संस्कार कर लेना। अब सब्र की आखिरी सीमा भी खत्म हो चुकी थी। मेरी सहनशीलता, इज्जत और इस झूठे पुण्य के नाम पर सब कुछ सहने की सोच एक ही पल में कांच की तरह टूटकर बिखर गई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो ऐसे जालिम और घटिया लोगों के आगे झुकती रही, जिनके अंदर इंसानियत का एक कतरा तक नहीं था। मुझे लगा था कि मेरा बलिदान शायद उन लोगों का पत्थर दिल पिघला देगा। मैंने रोना पूरी तरह बंद कर दिया। मेरे चेहरे पर बह रहे गर्म आंसू एकदम सूख गए। मैंने बड़े आराम से फोन कान से हटाया और लाल बटन दबाकर कॉल काट दी। मेरी घबराहट, मेरा डर और मेरी बेबसी पल भर में एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक सुकून में बदल गई। मैं फर्श से उठी, अपने कपड़े ठीक किए और आईसीयू के बाहर जल रहे लाल बल्ब को बस चुपचाप देखती रही। लेकिन अब मेरे मन में कोई डर नहीं था। मेरे दिमाग में एक बिल्कुल साफ और खतरनाक प्लान बन चुका था। मैं अपनी पूरी जिंदगी, अपनी मेहनत की कमाई और अपने पापा की इज्जत को उस घटिया और लालची खानदान के पैरों तले अब और नहीं कुचलने दे सकती थी। जिस मैरिज सर्टिफिकेट के लिए मैंने 5 लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए थे, अब मेरी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं बची थी। जब तक आईसीयू का दरवाजा नहीं खुल जाता और डॉक्टर मुझे ये नहीं बता देते कि मेरे पापा बच गए हैं, तब तक मैंने इस पूरी गंदी कहानी का अंत अपने दिमाग में तय कर लिया था। अब वक्त आ गया था कि पढ़ी लिखी, अपने दम पर खड़ी रहने वाली निडर नताशा निखिल और जहरीली सास को उनके किए की ऐसी सजा दे जिसे उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखें। ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी और इसे हर हाल में मुझे ही जीतना था। फोन कटने के बाद कुछ सेकंड तक बीप की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही और फिर सब तरफ सन्नाटा छा गया। मैं आईसीयू के बाहर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी। मेरा पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। मेरी सास के जहरीले शब्द अब भी मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। पहले अपने मरे हुए पुरखों का श्राद्ध कर लेना, फिर अपने बाप का अंतिम संस्कार कर लेना। ये शब्द उस औरत के मुंह से निकले थे जो खुद को संस्कारी परिवार की मालकिन और एक माँ कहती थी। इंसानियत शायद इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकती थी। तभी आईसीयू का भारी दरवाजा खुला और अस्पताल के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट बाहर आए। उनके माथे पर पसीना था और चेहरे पर कई घंटों की लड़ाई की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपना मास्क नीचे किया, गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखकर वही खबर दी जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्होंने बताया कि मेरे पापा अब खतरे से बाहर हैं। हार्ट का ब्लॉकेज खोल दिया गया है और उनकी धड़कन और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि अब उन्हें किसी भी तरह का टेंशन या शोर नहीं मिलना चाहिए। इतना सुनते ही मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं दीवार का सहारा लेते हुए धीरे से फर्श पर बैठ गई। मैंने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। मेरे पापा जिंदा थे। बीमारी से टूट चुके उस कमजोर शरीर ने एक बार फिर मौत को हरा दिया था। पापा के बचने की खबर मिलते ही मेरे सीने में बैठा वो डर पल भर में खत्म हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी गहरी शांति ने ले ली, बिल्कुल वैसी शांति जैसे किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले होती है। मैं अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में रखी बेंच पर जाकर बैठ गई और खिड़की के बाहर हो रही तेज बारिश को चुपचाप देखने लगी। आज मुझे पहली बार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ आई। मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं सिर झुकाकर सब कुछ सहती रहूंगी, अगर उस लालची खानदान की हर बेइज्जती और हर जुल्म चुपचाप सह लूंगी, तो शायद भगवान मेरे इस त्याग को देखकर मेरे पापा की जिंदगी बचा लेंगे। मैंने अपनी इस बेइज्जती को एक तरह का पुण्य समझ लिया था, लेकिन मैं जिंदगी का सबसे बड़ा सच भूल गई थी। जुल्म के आगे सिर झुकाना सबसे बड़ा अन्याय खुद अपने साथ करना होता है। मेरी सास जैसी राक्षसी और निखिल जैसे नामर्द इंसान के सामने मेरी ये चुप्पी मुझे कोई पुण्य नहीं दे रही थी, बल्कि मुझे एक ऐसी कमजोर औरत बना रही थी जिसने अपने ही हाथों अपने उस पापा के सम्मान को कुचल दिया था, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया था। मैंने अपने गालों पर बचे आखिरी आंसुओं को भी बेरहमी से पोंछ दिया। मैंने खुद से वादा किया कि आज के बाद उस जालिम खानदान के लिए मेरी आंखों से एक आंसू क्या, खून की एक बूंद भी नहीं निकलेगी। मैंने अपना फोन निकाला और अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड सुमित का नंबर डायल किया। सुमित शहर का जाना माना और तेज तर्रार डाइवोर्स लॉयर था, जो फैमिली केसों का एक्सपर्ट था।
जैसे ही उसने फोन उठाया, मैंने बिना किसी हाल चाल के सीधे काम की बात की। उसने कहा कि वो अभी इसी वक्त उसके लिए डाइवोर्स पिटीशन तैयार करे। मैंने साफ कहा कि उस पिटीशन में ये लाइन जरूर लिखी जाए कि मुझे उस भिखारी परिवार से 1 रुपए का भी गुजारा भत्ता या उनकी किसी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक उस खानदान ने सिर्फ मेरे पैसों पर ऐश की है। मैं उन लाखों रुपयों को भीख समझकर उनके मुंह पर मारती हूँ ताकि मुझे अपनी आजादी मिल सके। मैंने उसी वक्त सुमित की पूरी फीस और अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का खर्च ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। मेरी ठंडी और सख्त आवाज सुनकर सुमित समझ गया कि मामला अब बहुत आगे निकल चुका है। उसने भरोसा दिलाया कि अगले 1 घंटे के अंदर सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वो भेज देगा। लेकिन मैंने इंतजार नहीं किया। मैं रिसेप्शन पर बैठी नर्स से कुछ देर के लिए कंप्यूटर लेकर बैठ गई। मैंने अपनी सास का फेसबुक प्रोफाइल खोला और वहां से उनकी एक फोटो डाउनलोड की जिसमें वो मंदिर के बाहर खड़ी बनावटी मुस्कान के साथ पोज दे रही थी। मैंने वो फोटो सेव की और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। अब वो तस्वीर बिल्कुल किसी मरे हुए इंसान की फोटो जैसी लग रही थी। स्क्रीन पर अपनी सास का वो सिलेटी चेहरा देखकर मेरे होठों पर एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान आ गई। मैंने अस्पताल के बाहर मौजूद एक बड़े फोटो स्टूडियो में फोन किया और वो फोटो भेजते हुए कहा, इसे बड़े साइज में प्रिंट करना और हाँ, एक बढ़िया लकड़ी के फ्रेम में बिल्कुल वैसे लगाना जैसे किसी मरे हुए इंसान की फोटो तैयार की जाती है। फिर उसे अच्छे से पैक करके रखना। मैं थोड़ी देर में खुद आकर ले जाऊंगी। मैं इस खानदान को उसी भाषा में जवाब देना चाहती थी जिस भाषा में उन्होंने मेरे पापा की मौत का मजाक उड़ाया था। मैं उन्हें महसूस कराना चाहती थी कि जब कोई जिंदा इंसान को ही मरा हुआ मान ले तो कैसा लगता है। मेरी पूरी खौफनाक प्लानिंग तैयार हो चुकी थी। मेरे महंगे लेदर पर्स में सुमित के भेजे हुए तलाक के पेपर्स और वो पैक की हुई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बड़े सलीके से रखी हुई थी। मैंने आईसीयू के शीशे से अपने पापा को गहरी नींद में सोते हुए देखा और मन ही मन उनसे कहा, पापा, आज मैं वापस आपके लिए एक बिल्कुल साफ और आजाद जिंदगी लेकर लौटूंगी। मैं अस्पताल से बाहर निकली और अपनी गाड़ी पूरी स्पीड में उस नरक जैसे गांव की तरफ दौड़ा दी जहां वो दिखावटी श्राद्ध मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी गाड़ी बारिश को चीरते हुए हाईवे पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे मैं कोई बगावत करने जा रही हूँ। अब मैं वो घूंघट में रहने वाली और हर वक्त डरने वाली बेबस बहू नहीं थी। अब मैं ऐसी शेरनी बन चुकी थी जो उन पाखंडियों का असली चेहरा सबके सामने लाने और उस पितृ सत्ता की जेल को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही थी जिसने मुझे इतने महीनों तक कैद करके रखा था। जब मेरी गाड़ी गांव की पुरानी चौपाल के पास रुकी तब तक रात पूरी तरह उतर चुकी थी। बारिश रुक गई थी लेकिन हवा में सीलन और कीचड़ की वही बदबू फैली हुई थी जो उस उत्तर भारतीय गांव की पहचान थी। मैंने अपना महंगा डिजाइनर बैग कंधे पर टांगा जिसमें आज मेरे सबसे बड़े हथियार रखे थे जो मेरी जिंदगी के इस काले चैप्टर को हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे। मैंने सिर ऊंचा किया, कंधे सीधे किए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकल के घर के आंगन में दाखिल हो गई। अब मैं बिल्कुल वैसी नहीं लग रही थी जो रसोई के डर से छिपती फिरती थी। आज मेरी चाल में ऐसा कॉन्फिडेंस और ऐसा गुस्सा था जैसे कोई मौत का फरिश्ता उनका हिसाब लेने आया हो। आंगन में कदम रखते ही मेरे सामने बहुत ही गंदा और अजीब नजारा था। बीचों बीच 3 बड़े बड़े थाल रखे थे लेकिन उनमें कोई 56 भोग नहीं था। न महंगा पनीर था, न बासमती पुलाव और ना ही कोई महंगी विदेशी शराब। बस सूखी सी सस्ती फूल गोभी की सब्जी रखी थी। साफ लग रहा था कि निखिल ने पैसे बचाने के लिए सबसे सस्ता खाना मंगवाया था। उन थालों के चारों तरफ खानदान के सारे मोटे और लालची मर्द बैठे थे और उनके चेहरों पर भूख और इंतजार का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रसोई की तरफ से बूढ़ी औरतों की फुसफुसाहट और बर्तनों की तेज आवाजें आ रही थीं। निखिल बरामदे के पिलर से टिककर सिगरेट पी रहा था। उसके उस बुजदिल और नामर्द चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। जैसे ही मेरी परछाई आंगन के दरवाजे पर पड़ी, सास अंदर के कमरे से ऐसे भागती हुई बाहर आई जैसे कोई भूखी चुड़ैल हो। उन्होंने कमर पर दोनों हाथ रख लिए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखें पागल जानवर की तरह फटी हुई थीं। उन्होंने मुंह खोला और पूरे गांव को सुनाने के लिए गालियां देना शुरू कर दिया। सब लोग आंखें खोलकर देख लो,
दुनिया की सबसे बेशरम और घिनौनी औरत आखिर रात के इस वक्त अपना मनूस मुंह लेकर आ ही गई। कहाँ है श्राद्ध का सारा महंगा सामान? क्या आज पूरे खानदान को भूखा मारने का प्लान बना कर आई है, या चाहती है कि हमारे पूर्वज सिर्फ हवा खाकर वापस चले जाएं? तेरा वो नौटंकीबाज बाप अभी तक अस्पताल में मरा नहीं है क्या, जो तू यहाँ आकर अपना फर्ज भी नहीं निभा सकती? क्या खुद को कोई बहुत बड़ी अफसर समझने लगी है? 4 पैसे क्या कमाने लगी, हमारे सिर पर चढ़कर नाचेगी? पूरा आंगन उनकी चीखों से गूंज रहा था और बाकी सब लोग चुपचाप मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अपराधी हूं जो अभी उनके पैरों में गिरकर रोने लगेगी। मेरा कायर पति निखिल वहीं खड़ा तमाशा देख रहा था। उसने एक शब्द तक नहीं कहा कि अपनी बीवी की इज्जत के लिए अपनी मां को रोक सके। उसने मुझे उस भीड़ के सामने अकेला छोड़ दिया था। जब सास ने देखा कि मैं बिल्कुल चुप खड़ी हूं तो उन्हें लगा कि मैं हमेशा की तरह डर गई हूं। वो तेजी से जूठे बर्तनों वाले कुएं के पास गई और वहां से तेल और बदबूदार मसालों से सना हुआ गंदा एप्रन उठा लाई। उन्होंने पूरी ताकत से वो एप्रन मेरे मुंह पर फेंका और चीख कर बोली, इसे गले में डाल और गधी की तरह रसोई में जाकर इन सब्जियों में दोबारा तड़का लगा, फिर इन सारे मर्दों को खाना परोस। अगर आज खाना कम पड़ गया ना तो यहीं से बाल पकड़कर तुझे इस हवेली से बाहर घसीट दूंगी। वो बदबूदार एप्रन मेरे चेहरे के पास से गुजरता हुआ कंधे से टकराकर नीचे गीले फर्श पर गिर गया। मैंने ना उसे बचाने की कोशिश की और ना ही मेरे चेहरे पर डर का एक भी निशान था। मैं आराम से नीचे झुकी और 2 उंगलियों से वो गंदा एप्रन उठा लिया। फिर मैंने पूरे आंगन में मौजूद हर इंसान के चेहरे को एक एक करके देखा। सास का घमंडी चेहरा, निखिल की नामर्दी और उन रिश्तेदारों की लालची आंखें। मेरे होठों पर हल्की सी लेकिन नफरत से भरी मुस्कान आ गई। मैंने एप्रन के दोनों सिरों को कसकर पकड़ा, अपने अंदर भरा हुआ सारा गुस्सा और अपमान अपने हाथों में समेटा और एक ही झटके में उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। चर्र की तेज आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। मोटा कपड़ा मेरे हाथों में 2 चीथड़ों में बदल चुका था। मैंने वो दोनों चीथड़े पूरी ताकत से सास के पैरों में फेंक दिए। मेरी नजरें सीधे उनके चेहरे पर टिकी थीं। वो इस अचानक हुए वार से पूरी तरह सन्न रह गई थीं और उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। मैंने थोड़ी ऊपर उठाई और पूरी मजबूती से बोलना शुरू किया। मेरी आवाज इतनी तेज थी कि हवेली की दीवारें तक कांप गईं। लता देवी, अपने कान खोलकर सुन लो। आज और इसी वक्त से मेरा इस सड़े हुए खानदान से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे अपने इस बड़े खानदान की धौंस मत दिखाना। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? इतने महीनों से तुम सब मेरी मेहनत की कमाई पर ऐश कर रहे थे। जो भी शानो शौकत और दावतें उड़ाई वो सब मेरे पैसों से थी। तुम लोगों ने मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ लिया था और सोचा था कि मेरी शराफत मेरी कमजोरी है। मैं सिर्फ अपने बीमार पापा की जिंदगी के लिए ये सब सह रही थी, लेकिन तुम लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तुमने सारी हदें तब पार कर दी जब मेरे पापा के मरने की दुआ मांगने लगे ताकि अपने मरे हुए पूर्वजों का पेट भर सको। आज मैं नताशा सबके सामने ऐलान करती हूँ कि मेरा तुम लोगों और इस पूरे खानदान से अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तुम्हारे इन खोखले रिवाजों, श्राद्ध और इस झूठी इज्जत से सख्त नफरत है। मैं सीना तान कर उन फटे हुए चीथड़ों के ऊपर से निकल गई और सीधे हवेली के उस बड़े कमरे की तरफ बढ़ गई जहां उनके पूर्वजों का दरबार सजा हुआ था। आज मुझे इस जालिम परिवार के मुंह पर वो आखिरी और सबसे खौफनाक तमाचा मारना था जिसे वो जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। आंगन में खड़े उन लालची रिश्तेदारों और सदमे से पत्थर बनी सास की तरफ बिना देखे मैं सीढ़ियां चढ़कर उस बड़े कमरे में पहुंच गई। कमरे में चंदन और अगरबत्ती का धुआं इतना भरा हुआ था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कमरे के ठीक बीचों बीच लकड़ी के एक बड़े तख्त पर पूर्वजों के नाम का बड़ा ही शाही और महंगा भोग सजा हुआ था। निखिल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए शायद किसी से उधार लेकर ये पूरी दावत लगाई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा अपने पैसों से सजवाती थी। चांदी के बड़े बड़े थालों में शाही पनीर, मेवों वाला पुलाव, 56 भोग और महंगी विदेशी शराब की बोतलें बड़े करीने से रखी हुई थी। मैं जाकर उसी भोग के सामने खड़ी हो गई। मेरी ठंडी और खौफनाक नजर उन बेजान चीजों पर घूम रही थी जो मरे हुए लोगों के नाम पर रखी गई थी।
मेरे सीने में गुस्से का ऐसा तूफान उठ रहा था कि खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। ये शाही खाना, ये महंगे फल, ये सब मेरे खून पसीने की कमाई से आया था, उसी पैसे से जिसने मुझे मेरे बीमार पापा से दूर कर दिया था। इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं अपनी बेटी होने की जिम्मेदारी तक नहीं निभा पाई थी। मैंने एक पल भी नहीं गवाया, दोनों हाथ आगे बढ़ाया और उस भारी चांदी के थाल को कसकर पकड़ लिया। आंगन में बैठे वो लालची लोग शायद मेरा इरादा समझ चुके थे। सब कुर्सियों से उछलकर मेरी तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपना सारा गुस्सा, सारी बेइज्जती और अपना सारा दर्द अपनी ताकत में बदल दिया और एक ही झटके में पूरा 56 भोग वाला थाल पलटकर हवा में उछाल दिया। छन की इतनी जोरदार आवाज गूंजी कि पूरी हवेली हिल गई। चांदी के भारी बर्तन और चीनी मिट्टी की प्लेटें संगमरमर के फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गईं। शाही पुलाव पूरे कमरे में बिखर गया। पनीर और मलाई की सब्जी फर्श पर ऐसे फैल गई जैसे कीचड़ हो। महंगी विदेशी शराब की बोतलें धमाके के साथ फूट गईं और पूरे कमरे में शराब और खाने की मिलीजुली बदबू फैल गई। पूर्वजों के नाम पर किया गया पूरा दिखावा मेरे पैरों के नीचे कचरे में बदल चुका था। पूरी हवेली में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी की मौत हो गई हो। सारे रिश्तेदार जहां थे वहीं के वहीं जमे रह गए। सबकी आंखें फटी रह गईं और मुंह खुले के खुले रह गए। आंगन में खड़ी सास ने ऐसी चीख मारी जैसे किसी ने उनके सीने में भाला घोंप दिया हो। वो कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आईं और कांपती उंगली मेरी तरफ करके गला फाड़ फाड़ कर रोने और चिल्लाने लगी। उसने मुझे डायन कहा, कुल्टा कहा और बोली कि मैंने पूर्वजों के श्राद्ध की बेइज्जती करके दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा और नरक में भी मेरे लिए जगह नहीं होगी। मैं बिल्कुल सीधी खड़ी रही। मैंने अपने हाथ झाड़े और उसकी डरी हुई आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में बोलना शुरू किया। मेरे मुंह से निकला हर शब्द उनके झूठे धर्म पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ रहा था। मैंने नीचे बिखरे उस कचरे की तरफ इशारा करके कहा कि जो इंसान तुम्हारे सामने जिंदा तड़प रहा है उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मरे हुए लोगों के नाम पर 56 भोग लगाकर अपनी झूठी शान दिखा रहे हो। इसी पाखंड के नाम पर तुम अपने घर की औरतों की बलि चढ़ाते हो। असली धर्म और पुण्य इन चांदी की प्लेटों या पुलाव में नहीं होता। धर्म इस बात में होता है कि तुम अपने ही घर के जिंदा लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हो। खुद को इस इलाके का सबसे बड़ा खानदान कहते फिरते हो, अपने संस्कारों का ढिंढोरा पीटते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम सबने मिलकर एक बेटी को उसके मौत से लड़ते हुए पापा को अकेला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे ये पूर्वज इस आंसू और खून से सने खाने को खाकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे? क्या ये शाही पनीर खाते वक्त तुम्हारे गले में कांटे नहीं चुभते? मैंने गहरी सांस ली और सबको नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे इन पूर्वजों में जरा सी भी आत्मा बची होगी तो वो तुम जैसे नीच और लालची खानदान को देखकर शर्म से सिर झुका रहे होंगे। आज मैंने सिर्फ ये 56 भोग नहीं उल्टा, बल्कि उस जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम लोगों ने मेरे गले में डाल रखी थी। आज के बाद भूल कर भी इस खानदान का कोई कुत्ता भी नताशा को हुक्म देने की कोशिश मत करना। मेरे ये शब्द सुनने के बाद कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। खानदान के कुछ बूढ़े गुस्से से कांप रहे थे और कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी निखिल को जैसे होश आया। वो आंगन से भागता हुआ कमरे में घुसा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने हाथ उठाया ताकि मुझे जोरदार थप्पड़ मार सके, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरी निडर और खूंखार आंखों से मिली, उसका हाथ हवा में ही रुक गया और धीरे धीरे नीचे आ गया। वो बस हकलाते हुए मुझे घूरता रहा और बड़बड़ाने लगा कि मैंने पूरे गांव के सामने उसके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी सी मुस्कान दी और कहा, इज्जत? कौन सी इज्जत? मैंने आज जो किया है वो तो उस दर्द का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है जो तुमने और तुम्हारी जालिम माँ ने मुझे और मेरे पापा को दिया है। मैं बिल्कुल शांत होकर एकदम पीछे हटी और अपने कदम अपने कंधे पर टंगे महंगे डिजाइनर पर्स की चेन खोली। वहां खड़ा हर इंसान मेरे पर्स को ऐसे घूर रहा था जैसे मैं उसमें से कोई रिवॉल्वर निकालने वाली हूं। मैंने पर्स के अंदर हाथ डाला और एक आयताकार चीज बाहर निकाली जो मोटे भूरे कागज में लिपटी हुई थी। मैंने एक झटके में वो कागज फाड़कर नीचे फेंक दिया। कमरे में खड़े सारे लोग डर के मारे एक कदम पीछे हट गए, क्योंकि मेरे हाथ में सास की वही ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी जो बिल्कुल किसी मरे हुए इंसान की फोटो लग रही थी
और एक शानदार लकड़ी के फ्रेम में लगी हुई थी। फोटो में सास की वही नकली मुस्कान थी जिसे देखकर मुझे हमेशा घिन आती थी। जैसे ही सास ने अपनी वो मरे हुए लोगों जैसी फोटो देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दोनों हाथों से अपना सीना पकड़ लिया। उसकी सांस अटक गई और वो लगभग बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी कि पीछे खड़े रिश्तेदारों ने उसे संभाल लिया। हमारे हिंदू समाज में किसी जिंदा इंसान की फ्रेम वाली फोटो इस तरह बनाना बहुत बड़ा और डरावना अपशगुन माना जाता है। वहां मौजूद लोगों की चीख पुकार को मैंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं आगे बढ़ी और उस फ्रेम वाली फोटो को बिखरे हुए खाने और शराब से सने फर्श के ठीक बीचों बीच जाकर खड़ा कर दिया। फिर मैं जानबूझकर 3 कदम पीछे हटी ताकि सही दूरी बन जाए। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर मैंने पूरी दुनिया के सबसे कड़वे ताने की तरह उस जिंदा औरत की फोटो के आगे 2 बार माथा टेक दिया। जिंदा इंसान के आगे माथा टेकना मेरी तरफ से इस पाखंडी खानदान के झूठे धर्म और उनकी बेरहमी को यही आखिरी और सबसे बड़ा जवाब था। ये सब खत्म करने के बाद मैंने फिर अपने पर्स में हाथ डाला। इस बार मैंने A4 साइज के सफेद कागजों का एक बंडल निकाला जिस पर नीचे नीली स्याही से मेरे साइन थे और बड़ी सी लाल मोहर लगी हुई थी। वो मेरा एक तरफा तलाक का पेपर था। मैंने उन कागजों को हाथ में मोड़ा और सीधा अपनी नजर निखिल पर टिकाकर खड़ी हो गई, जो अपनी माँ के पास पत्थर की तरह खड़ा था। मैंने पूरी ताकत से वे तलाक के कागज उसके मुंह पर फेंक दिए। सफेद पन्ने हवा में उड़ते हुए उसके सीने से टकराए और उस गंदे चिकने फर्श पर बिखर गए। मैंने उसकी तरफ तरस भरी नजरों से देखा और सबके सामने उसकी कायरता खोलते हुए कहा, निखिल, ये कागज का टुकड़ा आखिरी चीज है जो मैं इस भिखारी घर के लिए छोड़कर जा रही हूँ। इन पर अपने साइन कर देना और खुद जाकर कोर्ट में जमा कर देना। वकील और कोर्ट का पूरा खर्चा मैं पहले ही भर चुकी हूँ। इसी पल से मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। तुम सिर्फ एक डरपोक और नामर्द इंसान हो जो इस घर के बड़े बेटे का नकाब पहनकर अपनी जालिम माँ के पीछे छिपता है और अपनी बीवी की कमाई पर जीता है। तुम मेरे तो क्या, दुनिया की किसी भी औरत के लायक नहीं हो। मैंने तुम्हारे इन दिखावटी श्राद्धों पर जो लाखों रुपए उड़ाए हैं, उन्हें मेरी तरफ से फेंकी गई भीख समझ लेना। उसी भीख से मैंने अपनी और अपने पापा की आजादी खरीद ली है। आज के बाद अपने इन पूर्वजों और अपने इस पाखंड को खुद संभालना और भूल कर भी मेरी या मेरे पापा की तरफ अपनी गंदी नजर मत उठाना। इतना कहकर मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर उन सदमे में डूबे चेहरों की तरफ नहीं देखा। मैं मुड़ी और पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर ऊंचा करके उस पुरानी हवेली से बाहर निकल गई। रात का आसमान अब पूरी तरह साफ हो चुका था और ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने का सारा बोझ एक पल में उतर गया हो और मैं किसी खुले आसमान में उड़ते हुए पंछी की तरह आजाद हो गई हूँ। जैसे ही मैंने उस हवेली की दहलीज पार की, मैंने एक लंबी सांस ली और बारिश के बाद की ठंडी मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर भर लिया। गांव की कच्ची और कीचड़ भरी सड़क अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन मेरे दिल में आज ऐसी रोशनी थी जो सूरज से भी ज्यादा चमक रही थी। आखिर मैंने अपने गले से उस तथा कथित बड़ी बहू का पट्टा उतार फेंका था। उस सड़ी गली सोच को पीछे छोड़ दिया था जिसने इतने महीनों से मुझे बांध रखा था। हाईवे पर पहुंचकर मैंने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर से कहा कि सीधा दिल्ली चलो। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठकर जब मैं सड़क के किनारे लगे पीले बल्बों को पीछे छूटते हुए देख रही थी तो लगा जैसे मेरी रूह का सारा बोझ खत्म हो गया हो। अब मेरे फोन पर 56 भोग बनाने के वो डरावने फरमान नहीं आएंगे। अब मुझे अगरबत्ती और राख की दम घोटने वाली बदबू नहीं झेलनी पड़ेगी और ना ही सास के गंदे ताने सुनने पड़ेंगे। मेरी ये सौदे वाली झूठी शादी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और मैं फिर से वही पुरानी तेज तर्रार, निडर और आजाद नताशा बन चुकी थी। अगली सुबह मैं एक नई एनर्जी और जबरदस्त जोश के साथ एम्स के आईसीयू वार्ड में पहुंची। अस्पताल के बाहर पेड़ों से छनकर आती सर्दियों की हल्की पीली धूप खिड़की के शीशे से होकर मेरे पापा के बेड तक पहुंच रही थी। अब पापा पूरी तरह होश में थे। ऑपरेशन की वजह से उनका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उनकी आंखों में फिर से नई चमक लौट आई थी। मुझे इतने रिलैक्स और खुश चेहरे के साथ कमरे में आते देखकर पापा ने हल्के से पलकें झपकाईं, जैसे वे मेरे इस बदले हुए और आजाद रूप को महसूस कर रहे हों। मैं उनके बेड के पास बैठ गई और उनके कमजोर हाथों को पकड़कर अपने गाल से लगा लिया।
मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उनसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। मैंने बहुत शांति से उन्हें सारी सच्चाई बता दी। मैंने बताया कि मैरिज ब्यूरो को 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मैंने निखिल की घटिया सोच और उसके घर वालों की लालची फितरत के बारे में भी बताया। फिर मैंने बीती रात का पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे मैंने 56 भोग का थाल लात मारकर गिरा दिया और कैसे निखिल के मुंह पर तलाक के कागज फेंक दिए। फिर मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, पापा, आपकी बेटी अब नई जिंदगी शुरू करेगी और अब कभी किसी के झूठे रौब और जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाएगी। मैंने उस झूठी शादी के लिए उनसे माफी भी मांगी, लेकिन उन्हें यह भी समझाया कि मेरी असली खुशी किसी डरपोक और नामर्द इंसान के साथ घर बसाने में नहीं, बल्कि अपनी इस आजादी और आपकी मुस्कुराती हुई जिंदगी में है। ये सब बताते हुए मुझे डर था कि कहीं पापा को कोई सदमा ना लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी आंखों से 2 गर्म आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गहरे पछतावे और सुकून के थे। उन्होंने अपने कमजोर हाथों से मेरे बालों पर हाथ फेरा और उनकी आवाज में एक अलग ही ताकत थी। पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं अपनी पुरानी सोच, अपनी बीमारी के डर और लोगों की बातों से इतना डर गया था कि मैंने अपनी ही फूल जैसी बेटी को अपने हाथों से एक नरक में धकेल दिया। उस दिन मैंने फोन पर उस जालिम सास की सारी बातें सुन ली थीं। तभी मुझे समझ आया कि मेरी यही जिद तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। आज तुझे इस दलदल से बाहर निकलते देखकर मुझे खुद पर नहीं बल्कि तुझ पर गर्व हो रहा है। मैं तेरे इस तलाक के फैसले में पूरी तरह तेरे साथ हूँ। फिर पापा ने मुझसे वादा लिया कि आज के बाद मैं सिर्फ अपने लिए और अपनी शर्तों पर जीऊंगी। कभी भी लोगों या पुरानी सोच के डर से खुद को खत्म नहीं करूंगी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वो अपनी बीमारी से पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे और डॉक्टर की हर बात मानेंगे ताकि जल्दी ठीक हो सके। वो मेरे लिए लंबी और मजबूत जिंदगी जीना चाहते थे ताकि मेरे उन सारे दर्द और आंसुओं की भरपाई कर सकें जो मैंने उनकी वजह से सहे थे। उसके बाद मेरे तलाक की पूरी कानूनी प्रक्रिया बहुत जल्दी और बिना किसी परेशानी की पूरी हो गई। मेरे शानदार वकील सुमित ने बहुत अच्छे से मेरा केस फैमिली कोर्ट में फाइल कर दिया। जहां तक निखिल की बात थी तो शायद उस रात गांव वालों और रिश्तेदारों के सामने हुई उसकी बेइज्जती ने उसका बचा हुआ घमंड भी तोड़ दिया था। उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया और ना ही मुझे रोकने की कोशिश की। वो कोर्ट में चुपचाप आया और आपसी सहमति वाले तलाक के पेपर्स पर साइन करके चला गया। मेरी सास और उनके लालची परिवार की तरफ से भी आज तक ना कोई फोन आया और ना कोई मैसेज। शायद उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया था कि उन्होंने ऐसी औरत से पंगा लिया है जो प्यार करना भी जानती है और जरूरत पड़ने पर नफरत करना भी, जो अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। जब कोर्ट से आया हुआ मेरा तलाक का असली पेपर डाक से घर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया हो। मैं फिर से आजाद थी, सिंगल थी और पहले से कई ज्यादा मजबूत बन चुकी थी। अब मेरे सिर पर किसी मरे हुए पूर्वज को खाना खिलाने की रस्म निभाने या किसी जालिम सास की गालियां सुनने का कोई बोझ नहीं था। इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि मेरे पापा मौत के मुंह से पूरी तरह वापस लौट आए। जिस दिन उनके दिल से डर और बोझ खत्म हुआ उसी दिन से वो जैसे बिल्कुल बदल गए। उनके अंदर फिर से जीने की जबरदस्त चाह जाग गई। उन्होंने पूरी मेहनत से अपनी फिजियोथेरेपी की और न्यूट्रिशनिस्ट की बताई हुई हर डाइट ईमानदारी से फॉलो की। जो कैंसर के सेल उन्हें मौत की तरफ ले जा रहे थे वो उनके हौसले और खुशी के सामने टिक नहीं पाए। कुछ ही महीनों में पापा पूरी तरह ठीक होकर हमारे उसी आरामदायक फ्लैट में वापस आ गए। हमारी जिंदगी फिर से पहले जैसी शांत और खुशहाल हो गई। हर सुबह मैं पापा को लेकर पार्क में वॉक पर जाती और रात को हम दोनों बालकनी में बैठकर ग्रीन टी पीते हुए कॉमेडी शो देखते और दिल खोलकर हंसते। मैंने अपने बिजनेस और कॉर्पोरेट करियर में भी फिर से वापसी की और पहले से ज्यादा तरक्की की और खूब पैसा कमाया। मैं पापा के लिए दुनिया की सबसे अच्छी और महंगी चीजें खरीदती थी और अब मुझे किसी जालिम औरत की नजर या डर नहीं सताता था। ससुराल नाम का वो लंबा और डरावना बुरा सपना खत्म हो चुका था और अब मुझे जिंदगी और खुशी का असली मतलब समझ आ गया था।
किसी औरत को अपनी जिंदगी पूरी करने के लिए किसी पति की जरूरत नहीं होती। हम अपने दम पर अपना आसमान खुद बना सकती हैं और अपने उसूलों के साथ सिर उठाकर जी सकती हैं। असली धर्म और संस्कार पुरानी और सड़ी हुई परंपराओं को आंख बंद करके मानने या चुपचाप जुल्म सहने का नाम नहीं है। असली धर्म तो अपने अपनों की रक्षा करना है और उन्हें सुकून भरी जिंदगी देना है। आज जब मैं अपने उस शानदार हाई राइज अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी होकर शहर की चमचमाती रोशनी देखती हूँ तो मेरे चेहरे पर अपने आप एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो भयानक तूफान हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और अब मेरी यानी नताशा की जिंदगी में सिर्फ बेखौफ रोशनी और सुकून बचा है। उस दिन कोर्ट से मिला तलाक का वो कागज हमेशा के लिए उस मनहूस रिश्ते को खत्म कर गया। उसने मुझे मेरा आसमान वापस दे दिया और मेरे पापा को नई जिंदगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी पूरी जिंदगी देखती हूँ तो मुझे एक बात बिल्कुल साफ समझ आती है कि असली धर्म कभी भी जुल्म के आगे सिर झुकाने का नाम नहीं हो सकता। बुराई के सामने घुटने टेकने से कभी कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि अपने आत्मसम्मान और अपने माता पिता की खुशी और शांति के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा पुण्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है इस कहानी से कि आत्मसम्मान, सच्ची खुशी और अपने प्रियजनों का साथ किसी भी रिश्ते या दिखावे से बढ़कर होता है। जहाँ प्रेम, सम्मान और अपनापन ना हो, वहाँ केवल रिश्ता निभाने के लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्याय के सामने झुकने के बजाय साहस के साथ सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। इसका किसी भी व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र संयोग ही माना जाए। धन्यवाद।